हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे। इसी तरीके का और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 87। विक्रांत सिंघानिया ने भौहें चढ़ा लीं। जैसे ही उसकी महारानी प्रकट हुई उसे राहत महसूस हुई। जब अमर लोग लड़ते हैं तो नश्वर लोगों को बस तमाशा देखना चाहिए। किसने सोचा होगा कि महारानी उसके खिलाफ आग में घी डालेगी। ये जानना जरूरी है कि उनके और महारानी निहारिका के बीच पहले से ही मतभेद थे और महारानी की हरकतें आग में घी डालने का काम कर रही थीं। महारानी निहारिका ने ठंडी सी आवाज निकाली, हाथ उठाकर एक मुद्रा बनाई और उनके पीछे एक दैत्य धर्म प्रतिमा प्रकट हुई, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह थी और पुनर्तः अलौकिक थी। ये धर्म प्रतिमा 1000 झांग ऊंची थी, आकाश में भव्यता से खड़ी थी और हर हरकत के साथ ऐसा लगता था मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम हो। गायत्री के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महारानी निहारिका इतनी आसानी से क्रोधित हो जाएंगी और मामूली सी बात पर भी उनसे जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाएंगी। इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि उन्हें महारानी निहारिका और विक्रांत सिंघानिया के बीच के रिश्ते की जानकारी नहीं थी। महारानी निहारिका पहले से ही विक्रांत सिंघानिया को जल्द से जल्द मारना चाहती थी, और अब जब उसने आग में घी डाला तो उसकी हत्या करने की मंशा स्वाभाविक रूप से और तीव्र हो गई। अगर महारानी निहारिका वहां मौजूद न होती तो शायद उन्होंने विक्रांत सिंघानिया को बहुत पहले ही थप्पड़ मारकर जान से मार दिया होता। क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? गायत्री ने धमकी दी। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तो क्या हुआ अगर मैं नहीं हूं? महारानी निहारिका की खूबसूरत आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, मैं तुम्हें बुरी तरह घायल तो कर ही सकती हूं। तब तक तो कोई और तुम्हें मार ही डालेगा। ये सुनकर गायत्री का सुंदर चेहरा कुछ हद तक बिगड़ गया। महारानी निहारिका, ये पगली। गायत्री को स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दो शक्तिशाली दिव्य इंद्रियां अत्यंत सूक्ष्म रूप से दूरस्थ रूप से इस स्थान से जुड़ी हुई थीं। बिना सोचे समझे ये स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च दाव डोमेन के दाव प्रमुख काव्या और पूर्वी वन्य दानव डोमेन के दानव सम्राट हुकियान की थे। 9 स्वर्गों का खुलना अमर दाव के प्रकट होने और सच्चे अमरों के जन्म का प्रतीक था, जो नीले स्वर प्राचीन क्षेत्र के स्वरूप को बदलने के लिए पर्याप्त था। यह एक बड़ा चलन था, इसे कोई बदल नहीं सकता था। हालांकि महारानी निहारिका ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया था, इसका मतलब था कि अभी भी एक निर्णायक मोड़ आना बाकी था। तुम क्या चाहते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। कहावत है कि लापरवाह लोग उनसे डरते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। महारानी निहारिका जैसी इस पागल कुतिया के सामने वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तुमने समझौता कर लिया, महारानी निहारिका ने उपहास उड़ाया। एक सम्राट के रूप में किसी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना और पीछे हटना चाहिए, कुछ लोगों के विपरीत जो पागल कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। गायत्री का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। महारानी निहारिका को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्हें गायत्री पर मौखिक रूप से कभी कोई बढ़त हासिल नहीं हुई थी। विक्रांत सिंघानिया को मेरे हवाले कर दो और आज का मामला सुलझा हुआ मान लिया जाएगा। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, आसपास खड़ी 10 लाख की सेना थमसी गई। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। हालांकि विक्रांत सिंघानिया राजकुमार विक्रांत थे और उन्होंने उत्तरी पाताल लोक की सेना के आक्रमण का बार बार प्रतिरोध किया था, फिर भी उन्हें हराना आसान नहीं था। लेकिन अगर दो अमर राजवंशों के स्तर पर देखा जाए तो विक्रांत सिंघानिया उतना महत्वपूर्ण नहीं था, और उत्तरी पाताल लोक की महारानी को इतनी बड़ी सेना जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गायत्री की खूबसूरत आंखों में हैरानी झलक रही थी और उसने नीचे विक्रांत सिंघानिया की ओर देखा। लेकिन विक्रांत सिंघानिया को शायद इसकी उम्मीद थी, क्योंकि वे काफी शांत दिख रहे थे। असंभव, कुछ और मांगिए। विक्रांत सिंघानिया ने हाल ही में करण शेरगिल के नेतृत्व वाली उत्तरी अंडरवर्ल्ड सेना को हराकर सैन्य क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की और प्रसिद्धि में वृद्धि की। यदि उत्तरी पाताल लोक की महारानी इस नाजुक मोड़ पर उसे बुलाती है और वास्तव में उसे सौंप देती है, तो क्या इससे गहन संत अमर राजवंश के सैनिकों का मनोबल नहीं गिरेगा? अगर तुम उसे नहीं सौंपोगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, मौत तक लड़ाई।
जैसे ही वह बोल रही थी, महारानी निहारिका के पीछे स्थित 1000 झांग की धर्म प्रतिमा ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखें आकाशगंगा के समान तेजस्वी थीं, जिनमें पर्वत, फूल, पौधे, सूर्य, चंद्रमा और तारे निरंतर विकसित हो रहे थे। अमरलोक के एक शक्तिशाली प्राणी की सर्वोच्च आभा एक गर्जना के साथ फूट पड़ी, जिससे तेज हवाओं की परतें उठ उठीं, मानो कोई शक्तिशाली स्वर्गीय शक्ति सभी दिशाओं में बह रही हो। एक एक करके सैकड़ों हजारों झांग लंबे आध्यात्मिक शक्ति के युद्धपोत वास्तव में इस भयानक आभा से उड़ गए और अनगिनत सैनिक दहशत में चिल्ला उठे। विक्रांत सिंघानिया अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़े थे और अदृश्य लहरें आसपास के स्थान में फैल गईं, जिससे उनकी ओर आने वाली अवशिष्ट झटके की लहरें क्षीण हो गईं। क्या यही महारानी की ताकत है? सचमुच बहुत डरावना। वह मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। तेज हवा के बीचों बीच खड़ी गायत्री का लाल वस्त्र जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। तेज हवा से उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा के साथ लहरा रहे थे, और उसके होठों के कोने पर एक मनमोहक मुस्कान दिखाई दे रही थी। महारानी निहारिका, क्या आपको सच में लगता है कि आप इस सम्राट को धमकी दे सकती हैं? अगर लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ते हैं। उसने अपना कोमल हाथ उठाया और 100 पक्षियों ने फीनिक्स की पूजा की। आकाश से फीनिक्स की एक मायावी छाया नीचे उतरी, अपने साथ एक झुलसा देने वाली गर्म धारा लेकर। आसपास का तापमान पल भर में कई 100 डिग्री बढ़ गया, मानो सूरज धरती पर आ गिरा हो, जिससे लोग बुरी तरह पसीना बहाने लगे। इन 2 संक्षिप्त वाक्यों ने एक बहुत ही सरल अर्थ व्यक्त किया। मैं रियायतें दे सकता हूं और आपको शर्तें निर्धारित करने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं और मुझसे हद से ज़्यादा मांगें करना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2 भयावह शक्तियों ने अपना अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया। एक तरफ तेज हवाएं चल रही थीं, जो दुनिया के अंत की तरह सब कुछ उड़ा ले जा रही थीं। दूसरी ओर झुलसा देने वाला सूरज सब कुछ झुलसा रहा था, मानो कोई नरक में हो। दोनों ने अपनी अपनी स्थिति तय कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। काफी देर बाद महारानी निहारिका ने हल्की सी फुफकार मारी और अपने पीछे स्थित धर्म प्रतिमा को विलीन करने के लिए अपना हाथ उठाया। वह भयावह वातावरण ज्वार की तरह छंट गया और आसपास का वातावरण फिर से शांत हो गया। अगर आप मुझसे शांति वार्ता करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको चर्चा के लिए मेरी पाताल राजधानी में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना होगा, और प्रतिनिधिमंडल का मुख्य दूत विक्रांत सिंघानिया होना चाहिए। ये सुनकर कि वह अभी भी दृढ़ है, दूर खड़े विक्रांत सिंघानिया के माथे पर पसीना आ गया। सचमुच मेरी अच्छी बहन। यदि वह वास्तव में प्रतिनिधिमंडल के मुख्य दूत के रूप में पाताल लोक में प्रवेश करता, तो महारानी निहारिका उसे निश्चित रूप से कसकर पकड़ लेती। उस समय उसे फंसाने के लिए बहाने की कोई कमी नहीं होगी। ये यात्रा तो मौत की ओर ले जाने वाला एक तरफा टिकट साबित हो सकती है। महारानी निहारिका ने विक्रांत सिंघानिया को ढूंढने पर इतना जोर क्यों दिया? क्या इन दोनों के बीच कुछ संदिग्ध संबंध था? गायत्री की कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसका दिल अनगिनत शंकाओं से भरा था, लेकिन उसके चेहरे की गरिमा में कोई बदलाव नहीं आया। सहमत हूं, उसने धीमी आवाज में केवल एक शब्द कहा। महाराज, नहीं। विक्रांत सिंघानिया रोना चाहते थे, लेकिन उनके पास आंसू नहीं थे। उन्होंने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। आप अपने जीवन भर की खुशी का त्याग कर रहे हैं। आप आग से खेल रहे हैं, समझे? हम नाटक कर रहे हो। महारानी निहारिका ने तिरस्कार दिखाते हुए अपनी निगाहें नीचे की ओर झुकाईं और सीधे विक्रांत सिंघानिया को देखा। संयोगवश विक्रांत सिंघानिया भी उसे ही देख रहे थे। उनकी आंखें मिली, उनकी निगाहें एक दूसरे में समा गईं। घृणा, द्वेष, शीतलता, तिरस्कार। महारानी निहारिका की निगाहें एक तेज धार वाले चाकू की तरह थीं, जो विक्रांत सिंघानिया को जिंदा छील देना चाहती थीं। दूसरी ओर विक्रांत सिंघानिया की निगाहों में गहरे अपराधबोध के भाव झलक रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि दया का दिखावा करने से सब ठीक हो जाएगा? पाखंडी। महारानी निहारिका ने अपनी कोमल मुट्ठी भींच ली। उनके हृदय में घृणा लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर विक्रांत सिंघानिया ने कड़वे और गहरे आक्रोश से भरे भाव के साथ अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, आह भरी और अपने होंठ खोलकर चुपचाप 3 शब्द बुदबुदाए। मुझे माफ करें।
ये देखकर उसका मिजाज कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसकी नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। वह मुड़ी और चली गई। बस थोड़ा इंतजार करो विक्रांत सिंघानिया, जब तुम नेदर कैपिटल पहुंच जाओगे तब मैं देखूंगा कि तुम अपना प्रदर्शन कैसे बरकरार रख सकते हो। महारानी निहारिका ने उत्तरी पाताल लोक की सेना का नेतृत्व किया, जो एक घटती हुई लहर की तरह पीछे हट रही थी, भव्य और शक्तिशाली। विक्रांत सिंघानिया, मुझसे मिलने आओ, महारानी ने धीमी आवाज में बात की। उनकी आकृति धुंधली होकर गायब हो गई। जब उनकी आभा दोबारा प्रकट हुई तब तक वह दिव्य पोत पर विक्रांत सिंघानिया के विश्राम कक्ष में पहुंच चुकी थीं। मेरी प्रिय महारानी, आपने मुझे बहुत कष्ट दिया है। विक्रांत सिंघानिया ने आह भरी, हाथ हिलाकर एल्डर दीवान को सेना को उत्तरी शहर वापस ले जाने का संकेत दिया और फिर सोने के कक्ष की ओर चल दिए। दरवाजा खोलते ही एक मनमोहक खुशबू अंदर आ गई। चारों ओर देखते हुए महारानी का जैद जैसा शरीर अपने ही अरहत पलंग पर लिपटा हुआ था। उनकी खूबसूरत टांगें एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, जो आकर्षक वक्रों को उभारते हुए उनके भरे भरे गुलाबी मांस को प्रकट कर रही थीं, जिससे किसी का भी सहज रूप से उन्हें छूने और सहलाने का मन करता था। उसने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और सुस्त सी नज़र से बोली, क्या तुमने काफ़ी देख लिया? विक्रांत सिंघानिया ने बड़ी बेबाकी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, देखने के मुकाबले मैं छूना ज़्यादा पसंद करूंगा। विक्रांत सिंघानिया के सामने खुद को बेहद असहाय महसूस करते हुए उसने आह भरी। महारानी निहारिका से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह तुम्हें ही निशाना क्यों बना रही है? विक्रांत सिंघानिया ने महारानी के प्रश्न का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने सावधानीपूर्वक चारों ओर देखा। महामहिम, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विनम्र अधीनस्थ को आपसे यह बात सीधे सीधे कहनी आवश्यक है। महारानी की कोमल भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए मुंह फुला लिया। पुरुषों और महिलाओं में अंतर होता है और उसने हमेशा खुद को पवित्र रखा था। वह किसी पुरुष के इतने करीब कैसे हो सकती थी? जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इतना हंगामा करना, तुम्हारे जैसे अधीनस्थ का होना मेरे लिए वाकई शर्मनाक है। उनकी बातें सुनकर विक्रांत सिंघानिया का दिल खुशी से भर गया। महारानी द्वारा अस्वीकृति न करने का अर्थ उनकी मौन स्वीकृति थी। एक ऐसा व्यक्ति जो महारानी को जीतना चाहता था, वह भला कोई भी अवसर कैसे छोड़ सकता था? वह 2 कदम आगे बढ़ा, महारानी के सामने आया और अपना मुंह उनके कान की ओर झुकाया। इस समय उनके बीच की दूरी बहुत कम थी, उनके सीने लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। वह महारानी के कोमल शरीर की गर्माहट और उनके बालों की हल्की सुगंध को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। खुद को फिसलने और महारानी से टकराने से बचाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक दबंग सीओ की तरह उसे अरहत के पलंग के आर्मरेस्ट पर टिका दिया। हालांकि यह एक नेक भाव था, लेकिन यह बहुत ही अंतरंग प्रतीत हुआ। विक्रांत सिंघानिया को अपने इतने करीब देखकर और उनसे निकलने वाली अद्भुत गर्माहट को महसूस करते हुए महारानी का शरीर असामान्य रूप से अकड़ गया। उनका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रांत सिंघानिया ने उनकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से देखा। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, विक्रांत सिंघानिया के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने धीरे से महारानी के कान में सांस छोड़ी। जब नम गर्म हवा महारानी के कान के निचले हिस्से को छुई तो उससे एक अजीब सी अनुभूति हुई। महारानी का कोमल शरीर कांप उठा, उनका सुंदर चेहरा बेहद गर्म हो गया और उन्होंने सुगंधित लार का एक घूंट निगल लिया। उनके शरीर के भीतर एक अवर्णनीय खालीपन उमड़ आया। मैं सचमुच चाहती हूँ। उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की, अपने दिल में उठ रही इच्छा को दबाते हुए और कुछ घबराहट के साथ पूछा, जल्दी बोलो। विक्रांत सिंघानिया के चेहरे पर गहरी मुस्कान छा गई। दरअसल उसका कान फड़क उठा और उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से बढ़ गई। किसने सोचा था कि इसके बाद विक्रांत सिंघानिया हाथ हिलाकर कहेंगे, मुझे भी नहीं पता। महारानी। वे दोनों काफी देर तक चुपचाप उसी स्थिति में बने रहे। तब महारानी क्रोधित हो गईं। विक्रांत सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सम्राट का मजाक उड़ाने की? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। महारानी ने अपना सुगठित पैर उठाया, जिसे विक्रांत सिंघानिया ने कभी बड़े चाव से चखा था और मीठा और स्वादिष्ट पाया था।
अब वह एक धारदार हथियार बन गया और उसने विक्रांत सिंघानिया के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह उड़कर कमरे की बीम से जा टकराया। हालांकि महारानी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इससे विक्रांत सिंघानिया को काफी दर्द हुआ। शायद अधिक बल लगाने के कारण वह बीम से टकराया और वापस उछल गया। महारानी ने भी जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद नहीं की थी और अचानक हुए इस हमले से दोनों आपस में टकरा गए। विक्रांत सिंघानिया को उनके आलिंगन से केवल एक आश्चर्यजनक रूप से परिपूर्ण और कोमल अनुभूति ही महसूस हुई। इसके ठीक पीछे महारानी के शरीर की मदहोश कर देने वाली सुगंध थी। महारानी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उनके सुंदर चेहरे की गरिमा पूरी तरह गायब हो गई, केवल एक स्त्री की शर्म रह गई और वह चिल्ला उठी। कहावत है कि मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर उड़ने वाली नाव अभी अभी गहन संत अमर राजवंश की सीमा पर पहुंची थी। शियानलुन पर्वत श्रृंखला के खतरनाक दर्रे से गुजरते समय इसकी गति धीमी हो गई और नाव का ढांचा 2 बार डगमगाया। पहले इस तरह के हिलने डुलने से लोग ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ा सा ही हिलते थे, लेकिन अब दोनों बहुत करीब आ गए थे, लगभग एक दूसरे से चिपके हुए थे। अगले ही पल धड़ाम, उनके शरीर आपस में टकराए, उनके होंठ मिले। ये स्थिति उन दोनों के लिए अप्रत्याशित थी। दोनों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या चुंबन तभी नहीं होना चाहिए जब स्नेह अंक अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएं? क्या अभी ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा? विक्रांत सिंघानिया का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त और उलझनों से भरा हुआ था। अचानक उसने महारानी की खूबसूरत आंखों में हत्या का इरादा प्रकट होते देखा और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। बूम! उड़ने वाली नाव पर सवार लोग प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह चारों दिशाओं में फैल गया और पूरी उड़ने वाली नाव अंदर से बाहर तक पूरी तरह से फट गई। विक्रांत सिंघानिया के शरीर के भीतर की 4 नाड़ियां और 5 स्पंदन प्रभावित हुए, जिससे उन्हें तेज दर्द हुआ और उनके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। इस क्षण एक भयानक आभा किसी आदिम जानवर की तरह उस पर मजबूती से छा गई, उसके पीछे हटने का रास्ता रोक दिया और उसकी खोपड़ी में झंझनाहट पैदा कर दी। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि महारानी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनकी हथेली में एक लाल चमक टिमटिमा रही थी। इस दुनिया की महिलाएं उतनी खुली सोच वाली नहीं थीं जितनी उनके पिछले जीवन में थीं। अविवाहित महिलाओं का पुरुषों के साथ संबंध रखना मना था, यहाँ तक कि हाथ मिलाना भी अपवित्र माना जाता था, चुंबन करना तो दूर की बात है। ये बात विशेष रूप से पवित्र महारानी के लिए सच थी। ये कहा जा सकता है कि विक्रांत सिंघानिया के इस कदम ने उनकी कमर तोड़ दी थी। विक्रांत सिंघानिया, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ आखिरी शब्द हैं? कहिए और मैं आपको तुरंत मौत दे दूंगी। विक्रांत सिंघानिया अभी भी उपयोगी था, इसलिए वह उसे मार नहीं सकी, लेकिन उसे विक्रांत सिंघानिया को सबक सिखाना ही था। अन्यथा अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह विक्रांत सिंघानिया के दिल में अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देगी। उसे विक्रांत सिंघानिया को ये बताना ही था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। महामहिम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, विक्रांत सिंघानिया ने मासूमियत भरे भाव से समझाया। उसने इस बारे में ध्यान से सोचा और सच में वह विक्रांत सिंघानिया को दोष नहीं दे सकती थी। अगर किसी को दोष देना था तो वह केवल वही थी जिसने बहुत जोर से लात मारी थी। ओह, उसने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी गलती नहीं तो क्या यह मेरी गलती हो सकती है? दुनिया की सारी औरतें एक जैसी हैं। विक्रांत सिंघानिया ने दांत पीसते हुए कहा। वह इस मामले पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते थे। यह विनम्र अधीनस्थ सजा स्वीकार करने को तैयार है। इसी क्षण उनके हंगामे ने आसपास के सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। महारानी का क्रोध देखकर एल्डर दीवान और अन्य लोग तुरंत डर से पीले पड़ गए और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। बिल्कुल जैसा मैंने चाहा था। महारानी ने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य ची तंत्र को सक्रिय किया, जिसने आसपास के सभी सैनिकों और आध्यात्मिक ची उड़ने वाली नाव को 1000 झांक दूर धकेल दिया। तुरंत ही उसकी हथेली से दिव्य प्रकाश निकला। यदि तुम इस हथेली के प्रहार को सहन कर लेते हो और मरते नहीं हो तो मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगी। इतना कहकर उसने हथेली से प्रहार किया।
ये स्पष्ट रूप से एक साधारण हथेली का प्रहार था, फिर भी इसमें पृथ्वी को हिला देने और पहाड़ों को पलट देने की शक्ति थी। हालांकि उसने विक्रांत सिंघानिया को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन इस हथेली के प्रहार की शक्ति पूरी तरह से नियंत्रित थी, जो एक साधारण अर्धसंत विधि क्षेत्र के साधक को कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर लेटाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं। विक्रांत सिंघानिया की सतर्कता बढ़ गई। पलक झपकते ही उनका प्रज्वलित सूर्य दिव्य शरीर और भक्षक अमर दानव रूप एक साथ प्रकट हो गए। दिशा तियान गैंग फिस्ट। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक मुक्का मारा। ये चाल एक स्वर्ग श्रेणी की दिव्य क्षमता थी जो उसने करण शेरगिल की यादों से सीखी थी, जो पूरी तरह से कठोर, सर्वोच्च यांग और अतुलनीय रूप से दबंग थी। एक जोरदार प्रहार से शून्य क्षेत्र उस जगह को चीरता हुआ गुजरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रज्वलन हुआ। क्लैंग। दोनों हमले आपस में टकरा गए। महारानी के हथेली के प्रहार को उसके मुक्के ने इतनी जोर से चकनाचूर कर दिया कि टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। उसके बाद के टुकड़े आसपास के पहाड़ों पर गिरे, जो तुरंत ढह गए और दूर दूर तक फैले हुए ढेर बन गए, जिससे आकाश धूल से भर गया। महाराज, शासक का वचन ही कानून है। विक्रांत सिंघानिया मुस्कुराए और महारानी की ओर मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। महारानी की खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। उन्हें स्पष्ट रूप से विक्रांत सिंघानिया की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हल्की सी नाक सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। उसने सहजता से अलगाव की दीवार तोड़ दी। विक्रांत सिंघानिया की ओर देखा, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने उदासीनता से बात की। मैं आपको एक दूत दल गठित करने के लिए 7 दिन का समय दूंगा। आप अपनी इच्छानुसार कर्मियों का चयन कर सकते हैं, बशर्ते कि हानलिन अकादमी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए। उस समय मैं आपकी सुरक्षा के लिए 2 महिला अधिकारियों को भेजूंगा। जब उसने ये कहा तो उसके चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव, एक शासक और प्रजा के लिए उपयुक्त राजसी व्यवहार दिखाई दिया, जो विक्रांत सिंघानिया को डराने का प्रयास कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस कार्रवाई से उसकी आंतरिक घबराहट और भी उजागर हो जाएगी। अगर शासक और प्रजा के बीच वाकई कोई अंतर होता तो वह विक्रांत सिंघानिया की परवाह क्यों करती। बोलने के बाद उसने शून्य लोक का द्वार फाड़ दिया और अधीरता से उसमें कदम रखा, मानो वह भाग रही हो। अरे बाप रे, वो तो सच में एक तसुंडेरे है। 7 दिन का समय अंजलि के रहस्यमय गुरु को वश में करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। महारानी से विदा होने के बाद विक्रांत सिंघानिया सूर्य के पवित्र देश लौट गए। अपने कक्ष में अंजलि साधना करने में असमर्थ होकर पलंग पर पालथी मारकर बैठी हुई थी और विचारों में डूबी हुई थी। 9 स्वर्गों में उत्पन्न विसंगति सूर्य के पवित्र भूभाग में हलचल मचा रही थी। मोर्चे से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार उत्तरी सीमा सेना का बेई मिंग सेना के साथ संघर्ष चल रहा था। अतीत में साधना में लीन रहने वाली वह महिला ऐसी बातों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन जब से उसे अपना कोई प्रियजन मिला है, उसकी हर हरकत उसके दिल को पूरी तरह से मोह लेती है। मोर्चे पर लड़ रही 2 सेनाएं और वो महाराज जो बिना कुछ कहे चले गए, इन दोनों को जोड़ते हुए वह शांत नहीं हो पा रही थी। क्या मुझे महाराज को ढूंढने जाना चाहिए? नहीं, मैं तो महाराज पर बोझ ही बनूंगा। मैं किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर महाराज को कुछ हो गया तो। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहद चिंतित हो गई। उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक रहस्यमय छोटी बोतल निकाली और पछतावे से भरी हुई उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। कितना अच्छा होता अगर वह ये वस्तु महामहिम को पहले ही दे पाती। ऐसे में महाराज की जीत की संभावना और भी अधिक होगी, है ना? वह चिंता से बेहाल थी और मोर्चे पर जाने की अपनी तीव्र इच्छा को दबा नहीं पा रही थी। चरमराहट के साथ दरवाजा धक्का देकर खोला गया और काले रंग का चोला पहने विक्रांत सिंघानिया सिर ऊंचा करके कमरे में दाखिल हुए। महाराज! उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह झटपट बिस्तर से उतरकर विक्रांत सिंघानिया की बाहों में जा गिरी और उन्हें कसकर गले लगा लिया। क्या मुझे कहना चाहिए, मैं वापस आ गया हूँ। उस खूबसूरत महिला के कांपते शरीर को महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। महाराज बिना कुछ कहे चले गए। अंजलि बहुत डर गई थी।
उसने नखरे दिखाते हुए विक्रांत सिंघानिया से शिकायत की और एक चंचल पिल्ले की तरह अपना सुंदर चेहरा उनके शरीर से रगड़ने लगी। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें इस राजकुमार पर इतना भरोसा नहीं है? विक्रांत सिंघानिया ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जल्दी से आना। अंजलि ने दर्द से अपना सिर ढांक लिया, लेकिन वह गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसने एक प्यारी सी भोली सी मुस्कान दिखाई। जब तक महाराज सुरक्षित थे, महाराज ने उनके साथ जैसा भी व्यवहार किया वह अच्छा ही था। महामहिम, अंजलि के पास आपके लिए एक खजाना है, उसने रहस्यमयी छोटी बोतल को दोनों हाथों में पकड़े हुए कहा और उसे विक्रांत सिंघानिया को सौंप दिया। ये छोटी सी बोतल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर सकती है, जिससे एक ऐसा आध्यात्मिक द्रव बनता है जो साधना क्षमता को बढ़ाता है। अंजलि की प्रतिभा कभी साधारण थी और इसी बोतल पर भरोसा करके उसने स्वर्ग को चुनौती देते हुए अपना भाग्य बदल दिया, लेकिन मुझे इसके स्रोत का पता नहीं है। वह एक नन्ही चिड़िया की तरह चहचहाती रही, उसकी खूबसूरत आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। ये जानना जरूरी है कि एक समय उसने इस वस्तु का सहारा लेकर ही प्रतिभाहीन और निम्न स्तर की योग्यता वाली एक निकम्मी लड़की से तलवारबाजी की माहिर योद्धा में रूपांतरित हुई थी। अब जब उसे यह वस्तु विक्रांत सिंघानिया को देनी थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे दर्द का अनुभव हुआ। इसे स्वर्ग नियंत्रण बोतल कहते हैं और इसका दूसरा आधा हिस्सा दानव लोक में है। विक्रांत सिंघानिया ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए छोटी बोतल को जांचने के लिए उठाया। ध्यान से देखने के बाद वह थोड़ा निराश हुआ। यह महज एक विशेष पवित्र कलाकृति थी जो प्रतिभा को बढ़ा सकती थी। यह अंजलि के लिए एक खजाना हो सकती है, लेकिन उसके लिए यह बेकार कचरा थी। उसके शरीर को शैतानी ऊर्जा द्वारा रूपांतरित कर दिया गया था, जिससे वह एक अद्वितीय राक्षसी काया वाला व्यक्ति बन गया था, जो दुनिया में अद्वितीय था और जिसे आगे बढ़ाना असंभव था। नहीं, क्योंकि यह नियति के बच्चे का खजाना है, इसलिए इसमें कुछ छिपे हुए रहस्य जरूर होंगे। ये सोचते हुए उसने क्यानकुन दाव हड्डी की दिव्य क्षमता को सक्रिय किया और अपना हाथ छोटी बोतल के अंदर डाला। निश्चित रूप से उसकी उंगलियों में ठंडक का एहसास हुआ और एक झटके में एक चमकदार चांदी की वस्तु बाहर निकल आई। ये वस्तु अर्धचंद्राकार थी, चमकदार थी और एक रहस्यमय पदार्थ से बनी थी जिसे विक्रांत सिंघानिया अपने ज्ञान के बावजूद भी पहचान नहीं पाए थे। अंजलि के गुलाबी होंठ थोड़े से खुले, वह काफी आश्चर्यचकित लग रही थी। यह क्या है? वह कई वर्षों से उस रहस्यमय छोटी बोतल के कब्जे में थी, फिर भी उसने उसके भीतर छिपे रहस्य को नहीं खोजा था। मुझे लगता है, जुबानहुआ उपन्यास की शैली के अनुसार, यह एक गुप्त क्षेत्र की कुंजी होनी चाहिए, जिसका एक हिस्सा कहीं और खो गया है। विक्रांत सिंघानिया ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो अंजलि को समझ नहीं आए। उसने चांद के आकार की वस्तु को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया और रहस्यमय छोटी बोतल अंजलि को लौटा दी। अब योजना शुरू हो सकती है, उसने अचानक कहा। अंजलि के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी और वह कुछ आश्चर्यचकित होकर बोली, अभी? हाँ, समय कम है, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। अंजलि ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ी। विक्रांत सिंघानिया ने क्यानकुन दाव अस्थि की दिव्य क्षमता को प्रकट किया और उसका अनुसरण किया। उसी समय उसने सिस्टम एट्रीब्यूट पैनल खोला। मेजबान विक्रांत सिंघानिया। पहचान सिंघानिया परिवार के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार विक्रांत। साधना रहस्यमय नियम क्षेत्र द्वितीय स्तर। शारीरिक बनावट अद्वितीय राक्षसी शारीरिक बनावट। प्रज्वलित सूर्य दिव्य शरीर। वंश अपग्रेड नहीं किया जा सकता। क्यानकुन दाव अस्थि द्वितीय जागृति। साधना तकनीक अमर दानव भक्षण कला तीसरा स्तर। 8 विनाश तलवार कला पहला स्तर। भाग्य मूल्य 10,300। सामान असुर राज की अंगूठी। बैंगनी शाही फरमान। स्वर्गीय महल की चाबी आधा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, रहस्यमय छोटी बोतल में मौजूद चंद्रमा का टुकड़ा एक गुप्त क्षेत्र की कुंजी था। करण शेरगिल की हत्या करने, रोहन रायचंद को थप्पड़ मारने और अंजलि को वश में करने के बाद उसकी भाग्य शक्ति वास्तव में 10,000 के आंकड़े को पार कर गई थी। इनमें से आयशा कपूर ने 200, मीरा ने 500 और अंजलि ने 1,000 का योगदान दिया। इससे विक्रांत सिंघानिया भावुक होकर आह भर उठे। हरम रखना वाकई संतोषजनक था।
चाहे अमर लोक के विशेषज्ञ का सामना करना हो या 9 स्वर्गों के आगामी उद्घाटन का, आत्मरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसने अपनी निगाहें कियानकुन दाओ हड्डी पर टिका दीं। सिस्टम, मेरी सारी भाग्य शक्ति का उपयोग करके कियानकुन दाओ हड्डी को मजबूत करो। 1000 भाग्य मूल्य खर्च करना, कियानकुन दाओ अस्थि द्वितीय जागृति 2000 भाग्य मूल्य खर्च करना, कियानकुन दाओ बोन तृतीय जागृति 4000 भाग्य मूल्य खर्च करना, कियानकुन दाओ अस्थि चतुर्थ जागरण। सिस्टम से कई तरह की चेतावनी की आवाजें सुनाई दी और कियानकुन दाओ बोन अधिकतम स्तर से बस एक कदम दूर था। विक्रांत सिंघानिया की गर्दन में जलन भरी चुभन महसूस हो रही थी, मानो वह आग के गड्ढे में गिर गए हों। अगले ही पल उसकी आकृति झिलमिलाती हुई सीधे अंतरिक्ष को पार करती हुई और शून्य क्षेत्र के नीचे छिप गई। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि शून्य लोक में होने के बावजूद वह बाहरी अंतरिक्ष के साथ तालमेल बिठा सकता था, जो अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। इससे तो महारानी की बहन की बात ही छोड़िए, अगर महारानी मुझे मारना भी चाहें तो मैं आसानी से भाग सकती हूँ। सिस्टम पेज को देखते हुए खुद से कुछ बुदबुदाते हुए उसकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। उसके पास अभी भी 3300 लक वैल्यू बची थी, जो डिवोरिंग इमॉर्टल डेमन आर्ट को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। बेशक वह 8 विनाश तलवार कला में भी सफलता प्राप्त कर सकता था, लेकिन कुछ क्षण के संकोच के बाद उसने फिर भी भक्षण करने वाली अमर दानव कला को चुना। एक कारीगर को अपना काम अच्छे से करने के लिए अपने औजारों को तेज करना जरूरी होता है। 8 विनाश तलवार कला को उन्नत करने से वास्तव में थोड़े समय में युद्ध शक्ति में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अंततः भक्षण करने वाली अमर दानव कला बेहतर साबित हुई। 3200 भाग्य मूल्य खर्च करके अमर दानव कला की सफलताओं को ग्रहण करते हुए चौथे स्तर तक पहुंचे विक्रांत सिंघानिया का दिमाग मानो चकरा गया, मानो कुछ फट गया हो। उसके दिमाग में एक नई विधि उभरी, वह वास्तव में दूसरों की आत्माओं को खा सकता था और भक्षण करने वाले अमर दानव रूप के माध्यम से यादों को लूट सकता था। फुफकारना वह तुरंत हौंफने लगा, ये तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली लय थी। इस कदम के बाद भाग्य का बच्चा उसके साथ कैसे खेल पाएगा। अत्यधिक खर्च करने के बाद उसके पास केवल सौभाग्य मूल्य ही बचा था, जिससे वह पूरी तरह से कंगाल हो गया था। लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। पैसा खर्च करने के लिए होता है, न कि जमा करके सड़ने के लिए। इस समय अंजलि चट्टान के किनारे पर पहुंच चुकी थी। उसने छलांग लगाई और उस रहस्यमय गुरु की अमर गुफा में प्रवेश कर गई। विक्रांत सिंघानिया चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। विशाल अमर गुफा के भीतर हवा में नमी व्याप्त थी। अंजलि ने शालीनता से बर्फ के ताबूत की ओर कदम बढ़ाया और प्रणाम किया। अंजलि ने गुरुजी को प्रणाम किया। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, एक स्त्री आत्मा का एक छोटा सा अंश धीरे धीरे ऊपर उठा। वह अब भी प्राचीन शैली की शाही बहन जैसी दिखती थी, लेकिन उस दिन के उसके शांत स्वभाव की तुलना में आज उसका चेहरा पाले की तरह ठंडा था। उसका रूप देखकर अंजलि चौंक गई। क्या गुरुजी मेरी योजना को भांप सकते थे? तभी शेष आत्मा आगे बढ़ी, अपना सुंदर हाथ उठाया और अंजलि के सुंदर चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़, बेशर्म नीच, किसी के द्वारा अपने शरीर को अपवित्र होने दिया, और तुम्हारा ड्रैगनची कहाँ गया? काव्या, तुम्हारे जैसा कोई शिष्य मुझे नहीं मिलता। काव्या ने घृणा से भरी निगाहों से अंजलि को नीचे देखा। अंजलि का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका गुरु उसके शरीर में ड्रैगनची की अनुपस्थिति को महसूस कर सकता है। हे भगवान, हे भगवान! वह काफी देर तक हिचकिचाती रही। विक्रांत सिंघानिया को धोखा नहीं देना चाहती थी, फिर भी उसे कोई कारण नहीं सूझ रहा था। काव्या ने चिढ़कर कहा। उसका चेहरा एकदम भावहीन था। बिना कुछ कहे उसने हाथ उठाया और एक और थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, ये थप्पड़ इतना बेरहम था, इतनी ताकत से मारा गया कि अंजलि के होंठों से खून बहने लगा और वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई। अंजलि ड्रैगन क्यूई की पात्र थी। काव्या शुरू में कुछ आशंकित थी, लेकिन अब अंजलि के शरीर में ड्रैगनची का कोई अंश नहीं था। दूसरे शब्दों में, उसने अपना महत्व खो दिया था। ऐसे निकम्मे व्यक्ति के प्रति काव्या के पास दया दिखाने का स्वाभाविक रूप से कोई कारण नहीं था। अरे कुटिल, क्या तूने अपना जिस्म उस विक्रांत सिंघानिया को दिया था?
उसने ठंडे स्वर में पूछा। वह और अंजलि कई वर्षों से गुरु शिष्य थीं और अंजलि ने कभी किसी पुरुष का जिक्र नहीं किया था। हाल ही में जब अंजलि के मुंह से विक्रांत सिंघानिया का नाम निकला तब काव्या को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। अंजलि का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था, रंगहीन हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने इनकार में जल्दी से अपना सिर हिलाया। काव्या की तिरस्कार भरी मुस्कान और गहरी हो गई। वह विक्रांत सिंघानिया महारानी द्वारा पाला गया एक नीच कुत्ता है और तुमने सचमुच उसे अपने शरीर को अपवित्र करने दिया। अग्नि सम्राट के पुत्र सम्राट अशोक संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं, उस नीच कुत्ते विक्रांत सिंघानिया से बिल्कुल अलग। तुमने सचमुच सम्राट अशोक को त्याग कर विक्रांत सिंघानिया को चुना। अंजलि, तुम सचमुच उलझन में हो। काव्या के शब्दों ने उसके दिल को गहराई से झकझोर दिया। क्या अग्नि सम्राट का पुत्र होना इतना महान है? वह दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है। सम्राट अशोक को ऊंचा दर्जा देकर महाराज को नीचा क्यों दिखाया जाना चाहिए? अंजलि के हरे रंग के हाथ मुट्ठी में कस गए, उसके मोती जैसे दांत जोर से भींच गए। वह पलटवार करने ही वाली थी। मानो काव्या के विचारों को भेदते हुए उसकी फीनिक्स जैसी आंखें बर्फीली हो गईं और उनकी गहराई में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी। काव्या के लिए वर्तमान अंजलि एक महत्वहीन और व्यर्थ वस्तु थी। अगर उसने सम्राट अशोक भाई के बारे में बेतुकी बातें करने और उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत की तो काव्या उसे जान से मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। अंजलि के मुंह से शब्द निकलने ही वाले थे कि उसे विक्रांत सिंघानिया की आवाज सुनाई दी। अंजलि, बहस मत करो। उसे वह लाल रक्त वाला गनोडर्मा दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था। महामहिम हर समय मेरे साथ रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना हौसला मिल गया हो। उसने गहरी सांस ली और विषय बदल दिया। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए एक अनमोल वस्तु है, स्वामी जी। काव्या ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा और 3 शब्द कहे, इसे पेश करो। उसने अपनी भंडार कुंडी से 82 गहरे लाल रंग के गैनोडर्मा निकाले। गैनोडर्मा के प्रकट होते ही गुफा में तुरंत ही एक समृद्ध रक्तमय ऊर्जा भर गई। काव्या ने अपनी कोमल भौहें उठाते हुए संदेह से पूछा, ये वस्तु आपको कहाँ से मिली? विक्रांत सिंघानिया के निर्देशों का पालन करते हुए अंजलि ने कहा, शिष्य को परसों एक गुप्त लोक का पता चला। मैंने उसके भीतर एक विशालकाय सफेद कंकाल देखा और उस कंकाल पर ये गैनोडर्मा उगे हुए थे। शिष्य ने देखा कि इन गैनोडर्मा में भरपूर रक्तमय ऊर्जा थी, इसलिए मैं इन्हें वापस ले आई। ये सुनकर काव्या के सारे संदेह दूर हो गए। वह अंजलि के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझती थी और उसे विश्वास नहीं था कि अंजलि उससे झूठ बोलेगी। तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी अंतरात्मा बची है। उसने अपने हत्या के इरादे पर लगाम लगाए, अपना हाथ उठाया और ची की एक लहर छोड़ी, जिससे सभी 82 लाल रक्त गनोडर्मा एक समृद्ध रक्तमय ची में परिवर्तित हो गए, जो फिर बर्फ के ताबूत में भौतिक शरीर की ओर बढ़ गई। बहुत बढ़िया, ये वस्तु मेरे शरीर की मरम्मत कर सकती है। तब तक मैं इस विक्रांत सिंघानिया नामक बच्चे को मारकर ड्रैगन ची को पुनः प्राप्त कर लूंगा। उसकी आवाज बेहद ठंडी और निर्मम थी। उसकी आंखें अंजलि पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे कोई जानवर अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार हो। ये सुनकर अंजलि का चेहरा बेहद विकृत हो गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर काव्या ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या अभी भी विक्रांत सिंघानिया के बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारे शरीर में ड्रैगन ची को फिर से सील कर दूंगी। सम्राट अशोक के साथ तुम्हारा अंतरंग संबंध पूर्ण होना चाहिए। जहां तक विक्रांत सिंघानिया की बात है, उसके मरने के बाद तुम्हारे मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, 82 गहरे लाल रंग के रक्तयुक्त गैनोडर्मा से निकलने वाली गाढ़ी रक्तमय ऊर्जा बर्फ के ताबूत में प्रवाहित होने लगी। बूम! एक सर्वोच्च शक्ति ने अदृश्य तरंगें उत्पन्न की, जो 100 मील के दायरे में फैल गईं। पूरे शियानलुन पर्वत श्रृंखला में तापमान में अचानक कई डिग्री की गिरावट आई और एक कड़ाके की ठंड चलने लगी। बाहर अनगिनत शिष्य अचंभित थे और यहाँ तक कि वृद्ध पूर्वज चंद्र भी चिंतित हो गए थे। उन्होंने अपने एकांतवास को तोड़कर इधर उधर खोजबीन की, फिर भी उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। काव्या की आत्मा उसके भौतिक शरीर में लौट आई और वह धीरे धीरे बर्फ के ताबूत से उठ बैठी।
विक्रांत सिंघानिया कुछ ही दूरी पर खड़े होकर काव्या को देख रहे थे और उसके शरीर में मौजूद महान दाव दास मोहर के बंधन को महसूस कर रहे थे। उन्हें तुरंत ही तसल्ली मिल गई। यद्यपि काव्या भी अमर लोक की विशेषज्ञ थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महारानी से कहीं अधिक हीन थी। विक्रांत सिंघानिया कहाँ है? काव्या ने अंजलि की ओर देखा। उसके लहजे में एक स्पष्ट दबंगता झलक रही थी। अंजलि का कोमल शरीर लगभग न के बराबर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपना मुंह खोला लेकिन बोल नहीं सकी। काव्या के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। चूंकि तुम नहीं बताओगी तो मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी। इतना कहकर उसने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया, मानो अंजलि को पकड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने भीतर की खोज करने की तैयारी कर रही हो। ठीक तभी, क्या तुम मुझे खोज रहे हो? उसके पीछे का अंतरिक्ष लहरदार हो गया और विक्रांत सिंघानिया उसके ठीक 3 फीट पीछे प्रकट हुए। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी नजरों से बच सकता था और चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो सकता था। उसका शरीर अकड़ गया और आसपास की हवा स्पष्ट रूप से जम गई, जो अनगिनत बर्फ के क्रिस्टलों में बदल गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, विक्रांत सिंघानिया ने सबसे पहले अपना हाथ उठाकर हस्तरेखा बनाई, जिससे महान दाव दास मोहर पूरी तरह से सक्रिय हो गई। उफ! अपने शरीर में एक असामान्य सनसनी महसूस करते हुए काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसे पता चला कि उसके भीतर एक अज्ञात शक्ति प्रकट हुई है, जो उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली का झटका लगा हो। लाल रक्त वाला गैनोडर्मा, उसके भीतर की रहस्यमयी शक्ति, विक्रांत सिंघानिया का अचानक प्रकट होना, ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? काव्या की आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था और उसकी आवाज में द्वेष था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके भीतर एक बहती नदी की तरह निरंतर प्रवाह के साथ उमड़ रही थी। इस क्षण अमर लोक की विशेषज्ञ की असाधारण साधना पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। एक पल के लिए वह वास्तव में महान दाव दास मोहर के बंधन से मुक्त हो गई और अंजलि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। अंजलि, भागो! विक्रांत सिंघानिया के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं जब उन्होंने उसे चेतावनी दी। अमर लोक के विशेषज्ञ से यही उम्मीद थी। वह वास्तव में ग्रेट दाव स्लेव सील के नियंत्रण का विरोध कर सकती थी और बलपूर्वक आगे बढ़ सकती थी। अंजलि ने हल्के से अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और दर्जनों फीट दूर भाग गई। अप्रत्याशित रूप से काव्या के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर सफल धूर्तता का भाव झलक रहा था। अचानक उसके भीतर से एक भयानक ठंडक फूट पड़ी, जिसने आसपास के स्थान को इंच इंच करके जमा दिया और तेजी से विक्रांत सिंघानिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसका असली इरादा उतना स्पष्ट नहीं था जितना दिख रहा था। अंजलि महज ध्यान भटकाने के लिए एक मोहरा थी। उसका असली निशाना तो हमेशा से विक्रांत सिंघानिया ही था। बेशक वह गद्दार अंजलि को भी नहीं छोड़ेगी। आज इस बदमाश और उस औरत दोनों को मरना होगा। अगले ही पल जिस जगह विक्रांत सिंघानिया खड़े थे, वह जगह पल भर में जम गई और धूल में तब्दील होकर बिखरे हुए बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई। काव्या की दिव्य चेतना ने चारों ओर अवलोकन किया, फिर भी वह विक्रांत सिंघानिया के शव को नहीं ढूंढ पाए। क्या विक्रांत सिंघानिया के पास उस हमले से बचने का कोई तरीका था? वह अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। अरे बाप रे, ये तो वाकई खतरनाक था। मैं लगभग तुम्हारे हाथों में गिर ही गया था। इसी समय सामने से विक्रांत सिंघानिया की शरारती आवाज सुनाई दी। किसी अज्ञात स्थान पर विक्रांत सिंघानिया काव्या के सामने आ पहुंचा। सौभाग्यवश आने से पहले ही उसने अपने कियानकुन दाव बोन को चौथे स्तर तक अपग्रेड कर लिया था, अन्यथा वह आखिरी हमला ही उसे मारने के लिए काफी होता। विक्रांत सिंघानिया, अंजलि, तुम दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला करने की साजिश रचने की हिम्मत कैसे की? कितनी गुस्ताखी है! काव्या की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जो देखने में एक अद्भुत दृश्य था। स्पष्ट है कि ग्रेट दाव स्लेव सील के बावजूद हमला करने की क्षमता होने के बावजूद उसे पलटवार का भी सामना करना पड़ेगा।
महान दाव दास मोहर के दमन के बिना अपनी अमरता की साधना के साथ विक्रांत सिंघानिया 100 बार मर चुकी होती। षड्यंत्र। विक्रांत सिंघानिया ने ताना मारा, काव्या तुम पिछली वंश की बची हुई वंशज इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। अगर महाराज को पता चल जाए कि तुम यहाँ छिपी हो तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। विक्रांत सिंघानिया की धमकी सुनकर काव्या घबरा गई। वह अपनी बहन के स्वभाव को किसी और से बेहतर समझती थी। एक बार जब उसकी बहन को पता चल जाता कि वह अभी भी जीवित है तो वह उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रांत सिंघानिया के तरीके बहुत ही धूर्त थे और उसे इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वह विक्रांत सिंघानिया को वहां रोक पाएगी। हालांकि वह मन ही मन घबराई हुई थी, लेकिन उसने बाहरी तौर पर कोई भावना नहीं दिखाई, बल्कि इसके विपरीत उसने तिरस्कार का भाव प्रदर्शित किया। विक्रांत सिंघानिया, क्या आपको सच में लगता है कि आप आज इस जगह से जिंदा निकल सकते हैं? वह खुद को बहुत चतुर समझती थी और शक्ति का दुरुपयोग करके विक्रांत सिंघानिया को डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ग्रेट दाव स्लेव सील की वजह से विक्रांत सिंघानिया उसके मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। विक्रांत सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, आप मुझे रोक नहीं सकते। इन संक्षिप्त शब्दों ने काव्या की कमजोरी पर प्रहार किया और उसे अवाक कर दिया। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। मैं आपको बताना भूल गई थी, सम्राट अशोक का पुनर्जन्म रोहन रायचंद के रूप में हुआ है, जो मेरे सिंघानिया परिवार का दामाद है। उसकी हर गतिविधि मेरी निगरानी में है। कुछ समय पहले ही मुझे दक्षिणी क्षेत्र के भूमिगत महल से उस समय की सच्चाई पता चली। समय का अनुमान लगाते हुए वह जल्द ही सूर्य के पवित्र लोक में पहुंचने वाला है। ये शब्द काव्या के कानों में बिजली की तरह गड़गड़ा गए। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बची। दक्षिणी क्षेत्र का भूमिगत महल उस समय ज्वाला सम्राट द्वारा स्थापित एक प्रमुख आकस्मिक योजना थी, जिसके बारे में दुनिया में केवल उसे और सम्राट अशोक को ही पता था। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तथ्य उसके सामने इस तरह रखे गए थे कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दूर खड़ी अंजलि उनकी बातचीत सुन रही थी। जब उसने अपनी उस स्वामिनी को देखा जो कभी इतनी उच्च, शक्तिशाली और अभिमानी थी, इस तरह अपना आपा खो बैठी, तो वह इतनी आश्चर्यचकित रह गई कि कुछ बोल नहीं पाए। महाराज, वास्तव में आपके पास ऐसे तरीके हैं। काव्या की प्रतिक्रिया देखकर विक्रांत सिंघानिया की निगाहें और गहरी हो गईं, मानो वह किसी जाल में फंसे शिकार को देख रहा हो। तुम भाग सकती हो, लेकिन सम्राट अशोक शायद मूर्खतापूर्वक यहाँ आ ही जाओगे। अगर मैंने महारानी को इसके बारे में बताया तो तुम इसके परिणाम भली भांति जानती हो, उसने स्पष्ट रूप से कहा। काव्या की भौहों के बीच का अंधेरा मानो पानी टपका रहा था और उसने अपने चांदी जैसे दांत भींच लिए। विक्रांत सिंघानिया अपने कार्यों में बेहद सजग और धूर्त था, जिससे वह खुद को असहाय महसूस करती थी। तर्कसंगत रूप से महारानी के अधीनस्थ होने के नाते विक्रांत सिंघानिया को सम्राट अशोक के पुनर्जन्म के बारे में पता चलने पर निश्चित रूप से तुरंत महारानी को सूचित करना चाहिए था। लेकिन विक्रांत सिंघानिया ने ऐसा नहीं किया। वह क्या योजना बना रहा था? अपनी गहरी धूर्तता के साथ उसकी योजना निश्चित रूप से सरल नहीं होगी। एक पल के लिए उसके मन में अनगिनत सवाल उठे और वह चुप रही। विक्रांत सिंघानिया अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए उसके पास पहुंचे। ये देखकर अंजलि ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत सिंघानिया के बड़े हुए हाथ ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ, आप नहीं चाहेंगे कि सम्राट अशोक की हत्या महारानी के हाथों हो, है ना? वह काव्या के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खलनायक की अनोखी मुस्कान थी और उसने धमकी दी। काव्या की फीनिक्स जैसी कठोर आंखें विक्रांत सिंघानिया को घूर रही थीं, मानो वही उसके पिता का हत्यारा हो। तुम क्या चाहते हो? उसने हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा। यह बहुत आसान है। अपने दाव हृदय की शपथ लो और मेरे दास बन जाओ, तब मैं रोहन रायचंद को बख्श दूंगा। विक्रांत सिंघानिया ने सीधे सीधे कहा। यह सुनकर काव्या के हृदय में अपार क्रोध और अपमान का भाव उत्पन्न हो गया। विक्रांत सिंघानिया में था इतना दुस्साहस। अपने चरम उत्कर्ष पर तो महारानी भी उनके साथ शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार करती थीं,
विक्रांत सिंघानिया तो महारानी द्वारा पाला पोसा गया एक साधारण कुत्ता था, फिर भी वह उनका स्वामी बनना चाहता था। सरासर अहंकार। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रही हत्या की भावना को शांत किया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने उदासीनता से बात की। अच्छा। विक्रांत सिंघानिया की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। शपथ लो। मैं शपथ लेने का नाटक करते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। अगले ही पल उसने अपनी 2 उंगलियों को आपस में दबाया और उसकी उंगलियों से एक तीव्र तलवार ऊर्जा निकली जो विक्रांत सिंघानिया की ओर वार करते हुए आगे बढ़ी। गति इतनी तेज थी कि उसने परछाइयों की एक लकीर छोड़ दी। दूर खड़ी अंजलि प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। दुर्भाग्यवश विक्रांत सिंघानिया ने ग्रेट दाओ स्लेव सील के माध्यम से उसके मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को पहले ही भांप लिया था और वह तैयार था। उसके हमले से ठीक एक क्षण पहले विक्रांत सिंघानिया ने अपनी कियानकुन दाओ बोन को सक्रिय किया, शून्य क्षेत्र में छिप गया और भाग गया। काव्या का हमला चूक गया और उसके सामने का स्थान तलवार की ऊर्जा से फट गया, जिससे कई इंच चौड़ा एक शून्य क्षेत्र प्रकट हुआ। अरे बाप रे, जूनियर तो सचमुच सौदा कर रहा था। चूंकि सीनियर तैयार नहीं है तो जूनियर को मजबूरी में ही यह सौदा करना पड़ रहा है और महारानी को सम्राट अशोक की हत्या करने देना पड़ रहा है। विक्रांत सिंघानिया ने सिर हिलाया और आह भरी। उनके चेहरे पर निराशा के भाव थे। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ गया। उसकी दूर जाती आकृति को देखते हुए काव्या की सांसें अनियमित हो गईं और उसने अपने कोमल हाथों को मुट्ठी में भींच लिया, जिससे उसकी त्वचा में छेद हो गए और ताज़ा खून की बूंदें बहने लगीं। उसका मन बेहद दुविधा में था। 3000 साल पहले वह सम्राट अशोक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सम्राट अशोक काव्य से प्यार करते थे। सम्राट अशोक का प्रेम पाने के लिए उसने 3000 वर्षों तक यहाँ सम्राट अशोक की निर्भीकता से प्रतीक्षा की थी। ये सब उस दिन के लिए था जब सम्राट अशोक इस स्थान पर लौट सकें, उनके अथक प्रयासों को जान सकें, अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त कर सकें और उनके साथ पंख फैलाकर उड़ान भर सकें और साथ साथ बूढ़े हो सकें। लेकिन अब विक्रांत सिंघानिया इस बिन बुलाए मेहमान के आगमन के साथ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। विक्रांत सिंघानिया द्वारा जानकारी लीक किए जाने के कारण अपनी बहन के हाथों अपने प्रिय सम्राट अशोक की दुखद मृत्यु की आशंका से वह तीव्र पीड़ा से भर गई। अगर वह विक्रांत सिंघानिया की गुलाम बन जाती तो उसे डर लगता। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए और उसने अपने चांदी जैसे दांत भींच लिए। रुको, उसने कहा, मानो उसने कोई निश्चय कर लिया हो। विक्रांत सिंघानिया, जो जा रहा था, ने अपने होठों पर एक सफल योजना की मुस्कान बिखेरी और उसकी ओर मुड़कर देखा। ओह! अपमान की तीव्र भावना ने उसके दिल को झकझोर दिया, जिससे वह अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गई। मैं आपका दास बनने के लिए सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपको पहले अपने दाव हृदय पर शपथ लेनी होगी कि जब तक मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ, आप सम्राट अशोक को बख्श देंगे और उन पर किसी भी तरह से हमला नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ कुछ रुंधी हुई थी और यह सोचकर कि अगर वह विक्रांत सिंघानिया की गुलाम बन गई तो क्या होगा, उसका दिल अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने पहले सोचा था कि उसे विक्रांत सिंघानिया के साथ कुछ देर तक मोलभाव करना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से विक्रांत सिंघानिया ने असाधारण तत्परता के साथ सहमति व्यक्त की। मैं, विक्रांत सिंघानिया, अपने दाव हृदय की शपथ लेता हूं कि जब तक काव्या मेरी दासी बनने को तैयार है, मैं सम्राट अशोक पर किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं करूंगा। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, बाहर गरजने वाली बिजली की आवाज़ सुनाई दी, मानो उसके शब्दों की पुष्टि कर रही हो। उसे इतनी आसानी से जवाब देते देख काव्या ने राहत की सांस ली। उसने निगलने की कोशिश की, उसका गला बेहद सूखा महसूस हो रहा था और उसकी जुबान पर अटके शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए उसने उन्हें वापस निगल लिया। सम्राट अशोक की आकृति उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उसने सोचा था कि वह सम्राट अशोक के साथ हमेशा के लिए रह सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे विक्रांत सिंघानिया को खुद को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। सम्राट अशोक, मुझे क्षमा करें। आपके लिए मैं केवल यही कर सकती हूँ। मैं, काव्या, अपने दाव हृदय की शपथ लेकर विक्रांत सिंघानिया की दासी बनने का संकल्प लेती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही महारानी निहारिका ने अपनी शपथ पूरी की,
विक्रांत सिंघानिया ने स्पष्ट रूप से उन दोनों के बीच एक सूक्ष्म संबंध बनते हुए महसूस किया। वह स्वामी थे, महारानी निहारिका उनकी सेविका थीं। दाव हृदय शपथ और महान दाव दास मोहर के दोहरे प्रभाव के तहत वह अब महारानी निहारिका को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। उनके एक ही विचार से महारानी निहारिका के जीवन या मृत्यु का फैसला हो जाता था। यह अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी रवैया था। घुटने टेक दो, उसने आदेश दिया। हाँ, महारानी निहारिका ने उत्तर दिया। उनका हृदय आक्रोश से भरा हुआ था, फिर भी उनका शरीर ईमानदारी से घुटनों के बल बैठ गया। मुझे महाराजा अग्नि द्वारा रोहन रायचंद के लिए छोड़ी गई सभी बैकअप योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। जब विक्रांत सिंघानिया बोल रहे थे तो उन्होंने अपने पीछे स्थित नन्हे स्वर्गों के द्वार की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस द्वार का उद्देश्य क्या है? महारानी निहारिका ने विक्रांत सिंघानिया को वह सब कुछ विस्तार से बताया जो वह जानती थीं। पिछली राजवंश के 5 सम्राटों के प्रमुख के रूप में महाराजा अग्नि ने रोहन रायचंद के लिए संसाधनों की एक अत्यंत विशाल मात्रा छोड़ी थी। निस्संदेह खेती के संसाधन। महारानी निहारिका ने विक्रांत सिंघानिया को एक स्टोरेज रिंग सौंपी। विक्रांत सिंघानिया ने उसे लिया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उस संग्रहण अंगूठी में अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने, उच्च श्रेणी की संत गोलियां और विधि संबंधी कलाकृतियां थीं, जो वास्तव में एक खजाना थीं। यहाँ तक कि अर्ध अमर स्तर की अस्थि मज्जा शुद्धिकरण और अस्थि सुदृढ़ीकरण की गोली भी थी। ये संसाधन रोहन रायचंद के लिए पर्याप्त थे, जिससे वह गहन विधि और यहाँ तक कि पृथ्वी विधि क्षेत्र में भी प्रवेश कर सका। उसने बिना किसी औपचारिकता के इन खजानों को स्वीकार कर लिया और केवल बेकार चीजों का ढेर और कुछ औषधीय गोलियां छोड़ दी जिन्हें उसने जानबूझकर रोहन रायचंद के लिए अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए रख लिया था। आखिरकार प्याज की फसल काटने के लिए पहले उसकी खेती करनी पड़ती है और प्याज के लिए आवश्यक मिट्टी और उर्वरक अभी भी जरूरी हैं। यदि रोहन रायचंद का राज्य बहुत कमजोर था और उसने महारानी की हत्या करने का साहस नहीं किया, तो क्या उसकी योजना विफल नहीं हो जाती? उसने सोचा कि क्या रोहन रायचंद को उसके कार्यों के बारे में पता चलने पर वह क्रोधित होकर मर जाएगा। कृषि संसाधनों के अलावा महाराजा अग्नि द्वारा छोड़े गए संबंध और भी आश्चर्यजनक थे। महारानी निहारिका, जो पहले से ही वश में थीं, महारानी की बहन और अमरता की विशेषज्ञ थीं। अमर लोक को 3 लोकों में विभाजित किया गया है, अमर, अविनाशी और अमर, और प्रत्येक लोक को आगे 5 चरणों में विभाजित किया गया है। महारानी निहारिका का लोक पहले ही अमरता के शिखर पर पहुंच चुका था, अमरता से बस एक कदम दूर। महारानी निहारिका के अलावा उनके साथ 2 महिला अधिकारी कुसुम और हुइलन भी थीं। विक्रांत सिंघानिया ने जब महारानी निहारिका से यह खबर सुनी तो उनकी सांसें थम गईं। महारानी की विश्वासपात्रियां वास्तव में महाराजा अग्नि की गुप्त एजेंट थीं। यह महाराजा अग्नि सचमुच एक धूर्त और चालाक बूढ़ा लोमड़ी था। इसके अलावा पूर्व यादव परिवार, वाघ परिवार राजधानी के 8 महान परिवारों में दूसरे स्थान पर, झांग परिवार तीसरे स्थान पर, साथ ही दरबार में ग्रैंड ट्यूटर और कई शाही समर्थक सभी महाराजा अग्नि के लोग थे। ये सभी लोग महाराजा अग्नि द्वारा छोड़े गए गुप्त मोहरे थे और उनके परिवारों पर पीढ़ियों से दास्ता की मुहरें लगी हुई थीं। जरूरत पड़ने पर वे रोहन रायचंद के विद्रोह में बहुत बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। लेकिन ये महाराजा अग्नि की असली घातक चालें नहीं थीं। महाराजा अग्नि के पास 2 सबसे घातक दांव थे। सबसे पहले अमर विष। इस विष की खोज महाराजा अग्नि ने एक प्राचीन खंडहर में की थी, जब उन्होंने जीवन के एक निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये जहर एक मिश्रित जहर था जो 7 रंगहीन और गंधहीन पदार्थों को मिलाकर बनाया गया था, जिससे एक घातक जहर उत्पन्न हुआ। महारानी कई साल पहले अमरता के शिखर पर पहुंच चुकी थीं और उनकी साधना बहुत पहले ही प्रमुख उपलब्धि तक पहुंच चुकी थी, जिससे वह सभी प्रकार के जहरों से प्रतिरक्षित हो गई थीं। केवल यह अमर विष ही उसके लिए भी एक बार प्रभावित होने पर इसे बेअसर करने के लिए उसे अपनी सारी साधना का उपयोग करना पड़ेगा और आत्मा का थोड़ा सा भी विखंडन तत्काल मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरे, स्वयं महाराजा अग्नि। लगभग 3000 वर्ष पूर्व ही महाराजा अग्नि ने 9 स्वर्गों की आसन वापसी की भविष्यवाणी कर दी थी। जिस समय महारानी सम्राट अशोक को जहर देने की साजिश रच रही थी, उसी समय वह भी गुप्त रूप से योजना बना रहा था
शून्य लोक में एक स्थानिक दरार खोलकर 9 स्वर्गों में पहले ही प्रवेश कर चुका था। नन्हे स्वर्गों का ये द्वार ठीक उसी मार्ग का प्रवेश द्वार था। उन्हें केवल रोहन रायचंद के विकसित होने का इंतजार करना था, 9 छोटे स्वर्गों का द्वार खोलना था और महाराजा अग्नि दुनिया में लौट सकते थे। उस समय रोहन रायचंद पहले कुसुम और हुइलान से महारानी को जहर दिलवा सकता था, जिससे वह स्थायी रूप से अपनी साधना खो बैठती। फिर महाराजा अग्नि लौटकर महारानी निहारिका के साथ सहयोग करेंगे। एक व्यक्ति 8 महिला अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों को दबाएगा और दूसरा रोहन रायचंद को महारानी की हत्या में सहायता करेगा। यह एक अचूक योजना थी। अंततः रोहन रायचंद भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के बहाने शाही दरबार में अपने संपर्कों का इस्तेमाल दरबार को स्थिर करने, महारानी के समर्थकों को खत्म करने और सिंहासन को मजबूती से सुरक्षित करने के लिए करेगा। महारानी निहारिका की बात सुनकर विक्रांत सिंघानिया को अपने सिर में झुरझुरी महसूस हुई। महाराजा अग्नि सचमुच भयानक थे। उन्होंने ये सब 3000 साल पहले ही योजना बना लिया था। रोहन रायचंद सचमुच भाग्य का मारा था। ऐसे पिता के होते तो एक सुअभी महारानी की हत्या कर सकता था। ये हत्या की योजना सचमुच त्रुटिहीन थी। अगर मुझे एक पल की भी देरी हो जाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब यहीं समाप्त होता है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह निर्बाध हत्या योजना मेरी सफलता की सीढ़ी बनेगी। मुझे बस जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई करनी है। एक हीरो बनकर उस खूबसूरत महिला को बचाना है और महारानी का दिल जीतना है। अपने मन में चल रही उनकी बातों को सुनकर महारानी निहारिका के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। विक्रांत सिंघानिया, क्या तुमने अपने दाव हृदय की शपथ नहीं ली थी कि तुम सम्राट अशोक को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे? उसने विस्मय से अपनी सुंदर आंखें चौड़ी करते हुए कहा। विक्रांत सिंघानिया ने दाव हॉट की शपथ तोड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे स्वर्ग के दंड का भय नहीं था? अरे, क्या इस राजा ने ऐसा कहा था? विक्रांत सिंघानिया ने अब बनावटीपन छोड़ दिया। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे आपके प्रिय सम्राट अशोक का अंतिम संस्कार स्वयं करवाऊंगा। महारानी निहारिका की खूबसूरत आंखों में निराशा झलक रही थी। विक्रांत सिंघानिया का ऐसा कहना स्पष्ट रूप से दाव हॉट शपथ का उल्लंघन है। लेकिन विक्रांत सिंघानिया को स्वर्ग से दंड नहीं मिला। ये तो सरासर तर्कहीन था। उसने विक्रांत सिंघानिया का विरोध करने की कोशिश में अपनी साधना को बेतहाशा घुमाया, लेकिन दाव हृदय शपथ और महान दाव दास मोहर के दोहरे नियंत्रण के तहत वह पूरी तरह से असमर्थ थी। केवल विक्रांत सिंघानिया की दया पर निर्भर रहने में सक्षम थी। महाराज, आप कितने निर्दयी हैं, अंजलि ने विक्रांत सिंघानिया के पास आते हुए कहा। अपने स्वामी की दयनीय हालत देखकर उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। विक्रांत सिंघानिया ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसके सूजे हुए सुंदर चेहरे को धीरे से सहलाते हुए कहा, नासमझ लड़की, क्या तुम भूल गई हो कि उसने तुम्हें पहले कैसे तंग किया था? अपने गुरु के पहले के रवैये को याद करते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और चुप रही। अगले कुछ दिनों तक विक्रांत सिंघानिया अपनी योजनाओं में व्यस्त रहे। प्रोफाउंड सेंट इमोर्टल डायनेस्टी में फिलहाल केवल महारानी ही इमोर्टल क्षेत्र की विशेषज्ञ थीं। उनके अलावा सबसे शक्तिशाली 8 महिला अधिकारी केवल स्वर्गीय विधि क्षेत्र में ही थीं। रोहन रायचंद के सबसे बड़े तुरुप के पत्ते महाराजा अग्नि और महारानी निहारिका थे। मूल योजना के अनुसार महारानी को अमर विष से जहर दिए जाने के बाद महाराजा अग्नि महारानी की 8 महिला अधिकारियों और अन्य विश्वासपात्रों को दबा देंगे। फिर रोहन रायचंद और महारानी निहारिका मिलकर साम्राज्य की हत्या की योजना बनाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब महारानी निहारिका पर विक्रांत सिंघानिया का नियंत्रण हो गया था। वह उनकी गुलाम बन गई थीं। 9 स्वर्गों के पूरी तरह खुलने में अभी कुछ समय बाकी था। यदि 9 छोटे स्वर्गों का द्वार नहीं खुला तो महाराजा अग्नि नीले स्वर्ग के प्राचीन लोक में वापस नहीं लौट पाएंगे। जब तक वह रोहन रायचंद पर दबाव बनाए रखता और महारानी निहारिका को उकसाने के लिए कहता, तब तक वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करता रहता। रोहन रायचंद की प्रतिशोध की तीव्र इच्छा को देखते हुए वह संभवतः महाराजा अग्नि का इंतजार किए बिना ही जल्दबाजी में कार्रवाई करेगा। महारानी का आगामी जन्मदिन कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय होगा।
महारानी निहारिका महाराजा अग्नि की जगह 8 महिला अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों का दमन करेंगी। इसके बाद रोहन रायचंद अकेले ही महारानी की हत्या कर देगा। यह उसके लिए हीरो बनकर उस खूबसूरत लड़की को बचाने का सबसे अच्छा मौका होगा। उन्होंने 9 छोटे स्वर्गों के द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया। महारानी निहारिका के लिए एक नया छिपने का स्थान खोजा, उन्हें योजना के बारे में सूचित किया और उन्हें तदनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। उनकी योजना सुनने के बाद महारानी निहारिका की सारी उलझनें आखिरकार दूर हो गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रांत सिंघानिया ने अपने भाई सम्राट अशोक की पहचान जानने के बावजूद महारानी को नहीं बताया। तो ये थी उसकी योजना। उसका दिल पछतावे और अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी। उसे विक्रांत सिंघानिया की योजना के अनुसार ही कार्य करना पड़ा। इन सब कार्यों को पूरा करने के बाद विक्रांत सिंघानिया राजधानी लौट आए, एक राजनयिक मिशन का गठन किया और समूह पाताल लोक के लिए रवाना हो गया। अपने कियानकुन दाव अस्थि के चौथे जागरण के साथ वह अब महारानी निहारिका से भयभीत नहीं था। यदि वह उसे मारने का निश्चय कर भी लेती तो उसके पास स्वयं को बचाने की शक्ति भी थी। असल में वह बलदेव सिंघानिया को भी साथ लाना चाहते थे और उनके आने पर महारानी निहारिका के साथ भावनात्मक संबंध बनाने की योजना बना रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि इससे महारानी घबरा जाएंगी, उनमें संदेह पैदा हो जाएगा और वे सिंघानिया परिवार और महारानी निहारिका के बीच संबंधों की जांच शुरू कर देंगी, इसलिए उन्हें वह विचार छोड़ना पड़ा। दिव्य नौक ने करोड़ों क्षेत्रों को पार किया और पाताल लोक पहुंची। जब वे 2 महान स्वर्गीय लोकों की सीमा से गुजर रहे थे तो उत्तरी पाताल लोक की सेना ने तुरंत उन्हें घेर लिया, लेकिन दिव्य नाव पर राजनयिक मिशन का झंडा देखकर उन सभी ने उन्हें आगे जाने दिया। अंत में 3 दिन और 3 रातों की यात्रा के बाद विक्रांत सिंघानिया उत्तरी पाताल लोक के अमर राजवंश की राजधानी नीदर कैपिटल पहुंचे। विक्रांत सिंघानिया जहाज के अगले हिस्से में खड़े थे, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और वे नीचे स्थित भव्य नेदर कैपिटल को देख रहे थे। नेदर कैपिटल कई मिलियन एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें रेस्तरां और दुकानें एक अंतहीन कतार में फैली हुई थीं। सड़कों पर लोग उमड़ पड़े, एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, एक चहल पहल भरी भीड़ थी। तलवारों पर उड़ते हुए साधक कभी कभी आकाश में तेजी से उड़ते हुए दिखाई देते थे, जिससे एक जीवंत दृश्य बनता था। अरे बाप रे, पाताल लोक की राजधानी वाकई अफवाहों जितनी ही भव्य है। उसके पीछे रेशमी स्कर्ट पहने 2 महिलाएं खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग व्यवहार था। एक ने धधकती लाल पोशाक पहनी थी, उसका काया सुडौल और आकर्षक थी, उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें मोहक थीं, उसके लाल होंठ उसे जोशीली और मोहक बना रहे थे। विक्रांत सिंघानिया के पिछले जन्म के नजरिए से, रूप रंग और स्वभाव के मामले में यह महिला निश्चित रूप से एक बार क्वीन थी। इस महिला का नाम जूही था, जो 8 महिला अधिकारियों में से एक थी और महाराजा अग्नि की गुप्त एजेंट भी थी। दूसरी महिला अधिकारी ने हरे रंग की पारदर्शी, धुंधली और अलौकिक पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें उनका सुडौल शरीर झलक रहा था। उसके छोटे बाल करीने से संवारे हुए थे, चेहरा सुंदर था, जिससे वह एक नाजुक युवती का आभास करा रही थी। उसका नाम भूमिका था और वह भी महाराजा अग्नि की जासूस थी, जिसे उत्तर पाताल लोक की साम्राज्य ने भेजा था। संयोगवश विक्रांत सिंघानिया को ये दोनों तिल देखने को मिले। महामहिम, इस पाताल लोक की यात्रा के दौरान जो काम आपको नहीं करने चाहिए उन्हें कम करें, अन्यथा इस महिला अधिकारी को चिंता करनी पड़ेगी। नेदर कैपिटल पहुंचने से पहले ही जूही ने सबसे पहले बात की। इतने उत्तेजक कपड़े पहने होने के बावजूद उनका रवैया काफी ठंडा और उदासीन था, जिससे विक्रांत सिंघानिया नाराज हो गए। अपने भीतर ग्रेट दाव स्लेव सील के जुड़ाव को महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया के होंठ हल्के से मुड़ गए। हे मोहक स्त्री, आज रात मैं तुमसे ठीक से निपटूंगा। चिंता मत करो, ये राजकुमार महिला अधिकारी को परेशान नहीं करेगा, उसने उदासीनता से कहा। इसी क्षण दूर से लोगों का एक समूह उड़ता हुआ आया और धीरे धीरे करीब आता गया, जब तक कि वे सबके सामने नहीं पहुंच गए। काले वस्त्र और राजसी टोपी पहने कई अधिकारी सबसे आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे कई अन्य अधिकारी, बड़े और छोटे, साथ ही ड्रैगन गिद्धों द्वारा खींची जाने वाली कई सुनहरी गाड़ियां थीं।
नेता का व्यवहार औपचारिक था, उनकी निगाहें विक्रांत सिंघानिया पर टिकी हुई थीं, उनकी आंखों में कोई मित्रता नहीं थी। मैं जुओ मिंग, रीति रिवाज मंत्री हूँ और मैं आप दोनों का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। महाराज ने कल की अदालती कार्यवाही की तैयारी में आप सभी के लिए आवास की व्यवस्था कर दी है। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके पीछे सोने से सजी गाड़ियां नजदीक आने लगीं। उसने हाथ उठाकर सबको डिब्बों में चढ़ने का इशारा किया। दोनों महिला अधिकारियों ने विक्रांत सिंघानिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे एक गाड़ी में चढ़ गईं। विक्रांत सिंघानिया ने एक कदम बढ़ाया और गाड़ी में बैठने ही वाले थे। अप्रत्याशित रूप से जुओ मिंग ने अचानक विषय बदल दिया। महाराज, हम राजकुमार विक्रांत सिंघानिया को विशेष रूप से चर्चा के लिए नीदर फीनिक्स पैलेस में आमंत्रित करते हैं। ये शब्द सुनते ही दूतों का दल तुरंत सतर्क हो गया। नेदर फीनिक्स पैलेस उत्तरी पाताल लोक की महारानी का शयन कक्ष था। तार्किक रूप से विक्रांत सिंघानिया दूतों के प्रमुख अधिकारी के रूप में एक संवेदनशील पद पर थे और उन्हें कल दरबार में उत्तर अंडरवर्ल्ड की महारानी से मिलना चाहिए, दोनों को निजी तौर पर नहीं मिलना चाहिए। इस नाजुक मोड़ पर उसे नेदर फीनिक्स पैलेस में बुलाना उत्तरी पाताल लोक की महारानी का ये कदम वास्तव में समझ से परे था। केवल विक्रांत सिंघानिया, जो अंदर की कहानी जानता था, मन ही मन उपहास कर रहा था। क्या तुम मुझे जान से मारने के लिए इतने बेताब हो? महारानी निहारिका ने इस बार विशेष रूप से उन्हें दूतों के प्रमुख अधिकारी के रूप में नामित किया, जिसका उद्देश्य उन्हें पाताल लोक की राजधानी में बुलाना और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करना था। जहां तक गायत्री की बात है, उसने उसके इरादों को जरूर भांप लिया होगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। उस दिन गायत्री द्वारा विक्रांत सिंघानिया की इतनी मजबूती से रक्षा करने का कारण केवल संत वंश की प्रतिष्ठा की रक्षा करना था। दरअसल विक्रांत सिंघानिया का महत्व उतना नहीं था। जब महारानी निहारिका ने अपना रुख बदलते हुए विक्रांत सिंघानिया को सौंपने के लिए कहा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। यदि विक्रांत सिंघानिया का बलिदान सुलह का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और गहन संत अमर वंश तथा स्वयं को बचा सकता है, तो वह ऐसे लाभदायक सौदे को कभी अस्वीकार नहीं करेगी। सबसे निर्दयी तो सम्राट होते हैं। यदि विक्रांत सिंघानिया की भविष्यवाणियां सही थीं, तो पाताल लोक की इस यात्रा पर वह चाहे कितनी भी सावधानी बरते, अंततः वह दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु से नहीं बच पाएगा। जैसे ही जुओ मिंग के शब्द समाप्त हुए, पाताल लोक की राजधानी के शाही शहर से अनगिनत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली दिव्य संवेदनाएं निकली और उन्हें घेर लिया। दूतमंडल के सभी सदस्यों ने एकमत होकर उसकी ओर देखा। जूही और भूमिका की खूबसूरत आंखों में ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी और उनके होठों पर एक शरारती व्यंग्य झलक रहा था। स्पष्टतः वे उत्तरी पाताल लोक की महारानी की असली योजना को जानते थे। विक्रांत सिंघानिया महज एक राजनीतिक बलि थे। महामहिम के आतिथ्य को ठुकराना मुश्किल है, इसलिए ये राजकुमार असभ्य नहीं होगा, विक्रांत सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जुओ मिंग ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि निमंत्रण के संकेत में अपना हाथ उठाकर उसे एक और सुनहरी गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। दोनों भारी सुरक्षा वाले शाही शहर से गुजरे, कई बाधाओं को पार किया और एक भव्य और प्रभावशाली हॉल के सामने पहुंचे। वह सर्वोत्कृष्ट विद्वान थे, जिन्हें झूठे आरोप में फंसाकर अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल दिया गया था। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। हिजड़ों के गुट की नज़र उस पर पड़ी। उसने हिजड़े का वेश धारण किया, महल में प्रवेश किया और उसे उत्तरी पाताल लोक की महारानी को जीतने का आदेश दिया गया। उसे उत्तरी पाताल लोक की महारानी का दिल जीतना ही होगा। हॉल में पहुंचते ही अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। क्या बकवास है, एक नकली हिजड़ा, नियति का बच्चा। जुओ मिंग का पीछा कर रहे और गाड़ी से उतर रहे विक्रांत सिंघानिया चौंक गए। समीर, मैं उस व्यक्ति को ले आया हूँ, जुओ मिंग ने हॉल के प्रवेश द्वार पर झुकते हुए कहा। हॉल के अंदर से कदमों की आहट गूंजी और एक हिजड़ा बाहर निकला। यद्यपि वह एक हिजड़ा था, फिर भी वह लंबा और प्रभावशाली था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी बाहों में एक असाधारण आभा थी। उसके चारों ओर बैंगनी रंग की ऊर्जा की 13 लकीरें लिपटी हुई थीं, जो भाग्य के बच्चे के रूप में उसकी पहचान का प्रतीक थीं। उसने जुओ मिंग की तरफ देखा तक नहीं, उसकी निगाहें सीधे विक्रांत सिंघानिया पर टिकी थीं। ओह, आप विक्रांत सिंघानिया हैं।
उनकी आवाज़ बहुत तीखी थी, एक विशिष्ट हिजड़े की आवाज़, लेकिन उनका लहजा घमंडी था, जिसमें तिरस्कार की झलक थी। इतना अहंकारी हिजड़ा सचमुच भाग्य का पुत्र कहलाने के योग्य है। विक्रांत सिंघानिया शांत रहे और बोले, यही राजकुमार हैं। उनका रवैया न तो विनम्र था और न ही अभिमानी, लेकिन समीर की नज़रों में ये बेहद अप्रिय था। उसने एक छोटे से हिजड़े के रूप में शुरुआत की और अपने व्यापक ज्ञान और सूझबूझ के बल पर उत्तरी पाताल लोक की महारानी के निजी हिजड़े के पद तक पहुंचा, जिसे उत्तरी पाताल लोक की महारानी बहुत पसंद करती थीं। यद्यपि वह केवल एक हिजड़ा था, फिर भी वह 10,000 से अधिक लोगों में से केवल एक से कमतर था, इसलिए दरबारी अधिकारियों को भी उसके साथ विनम्रता से पेश आना पड़ता था। इसके विपरीत विक्रांत सिंघानिया, जो मात्र एक शत्रुदूत था, ने उनका अपमान करने का साहस कैसे किया। वाह, सचमुच उत्तर के राजा आपके लिए उपयुक्त है, कितना शानदार है। उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी हुई थी और उसकी कर्कश हिजड़े जैसी आवाज़ के साथ मिलकर यह अवर्णनीय रूप से यिन और यांग का मिश्रण थी। विक्रांत सिंघानिया ने भौहें चढ़ा लीं और इस व्यक्ति को जरा भी तवज्जो नहीं दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हिजड़ा मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और जाने लगा। समीर के चेहरे के भाव बदल गए। विक्रांत सिंघानिया वह व्यक्ति था जिसे उत्तरी पाताल लोक की महारानी ने स्वयं मिलने का आदेश दिया था। अगर वह अचानक चला गया और उत्तरी पाताल लोक की महारानी ने बाद में इसके बारे में पूछा। उसने ठंडी सांस ली और पुकारा, विक्रांत सिंघानिया के हॉल में प्रवेश की घोषणा करें। विक्रांत सिंघानिया मुड़े और हॉल में चले गए, उनकी तरफ देखे बिना, मानो वे अदृश्य ही हों। विक्रांत सिंघानिया की स्पष्ट अवमानना को महसूस करते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा था और वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। हॉल के अंदर अगरबत्ती का धुआं तैर रहा था और सजावट बेहद आलीशान थी, जो शांति पहले से कम प्रभावशाली नहीं थी। दोनों अंदर की ओर और आगे बढ़े और उन्होंने महारानी निहारिका को एक सौंदर्य पलंग पर लेटे हुए देखा। विक्रांत सिंघानिया ने कुछ समय पहले ही महारानी निहारिका को युद्ध के मैदान में देखा था। उस समय वह कवच पहने हुए थी, चोटी बांधे हुए थी और वीर और अद्वितीय प्रतीत हो रही थी। आज उसने आलीशान कपड़े पहने थे, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसकी बाहों में एक अलग ही तरह की कोमलता थी, जिससे उसका आकर्षण और भी बढ़ गया था। विक्रांत सिंघानिया के आगमन को देखकर महारानी निहारिका ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उनकी निगाहें किसी वध के लिए तैयार मेमने को देखने जैसी थीं, उनके होठों पर एक ठंडी घृणा झलक रही थी। उसने समीर की तरफ एक नज़र डाली। तुम जा सकते हो। समीर चौंक गया, उसके दिल में आश्चर्य की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह 1 साल तक महारानी निहारिका की सेवा कर चुका था और अपनी प्रतिभा से उसने न केवल उनका विश्वास हासिल कर लिया था, बल्कि धीरे धीरे शासक और प्रजा के बीच की दूरी को भी कम कर रहा था। महारानी निहारिका शायद ही कभी उनसे बचती थीं, वह अक्सर कई मामलों में उनसे सलाह लेती थीं और उन पर बहुत भरोसा करती थीं। लेकिन विक्रांत सिंघानिया तो सिर्फ एक शत्रु अधिकारी था और उनकी बातचीत के लिए उसने वास्तव में उसे जाने के लिए कहा। उसके दिल में ईर्ष्या की एक तीव्र लहर उठ उठी। भाग्य का बालक मेजबान से ईर्ष्या करता है, क्रोध से जलता हुआ होंगमैंग बैंगनी ऊर्जा का एक अंश लूट लेता है और स्वचालित रूप से इसे 200 भाग्य मूल्य में परिवर्तित कर देता है। विक्रांत सिंघानिया के दिमाग में अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा, जिससे वह चौंक गया। क्या ये भी काम करता है? पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन सोचने के बाद उसे राहत मिली। भाग्य के बच्चे कई प्रकार के होते हैं। अर्जुन वर्मा मान सम्मान को महत्व देता है, रोहन रायचंद बदला लेने पर ध्यान केंद्रित करता है और अंजलि परिवार को संजोती है। समीर जैसे नकली हिजड़े के वंश का एक बच्चा महिलाओं का सम्मान करता होगा और वह महारानी निहारिका ही होंगी। उस स्थिति में इसे संभालना आसान है। तभी समीर ने आगे कहा, महामहिम, विक्रांत सिंघानिया गायत्री का गुर्गा है। वह निर्दयी और धूर्त है। अगर मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ तो क्या होगा अगर वह? ये सुनकर महारानी निहारिका की कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पर थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी तमाम कमियों के बावजूद विक्रांत सिंघानिया फिर भी उसका बड़ा भाई था। उनके सामने विक्रांत सिंघानिया के बारे में इस तरह की बातें करने से उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ।
ये छोटा हिजड़ा आमतौर पर काफी होशियार होता था। आज वह इतना बेसुध क्यों था? यह विक्रांत सिंघानिया और मेरे बीच का निजी मामला है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। चूंकि समीर को स्थिति की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उसने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि महारानी निहारिका का उदासीन रवैया समीर को और भी ज्यादा उत्सुक बना रहा था। उसका दिल बेचैनी से तड़प रहा था। वह लंबे समय से महारानी निहारिका को अपनी वर्जित संपत्ति मानता था और उसे किसी अन्य पुरुष के साथ स्पष्ट संबंध रखने की अनुमति नहीं देता था। महारानी निहारिका ने उन्हें कभी निराश नहीं किया, हमेशा अपनी पवित्रता और निष्ठा को बनाए रखा। लेकिन अब विक्रांत सिंघानिया के आने से सब कुछ बदल गया था। महाराज, ये प्रजा सचमुच आपके प्रति श्रद्धा रखती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे अपने पास रखें। समीर अचानक जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी महिला की चापलूसी करने का ये तरीका नहीं होता। इस दृश्य को देखकर विक्रांत सिंघानिया मन ही मन उपहास करने लगे। महारानी निहारिका की कोमल भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। अगर यह कोई सामान्य मामला होता तो शायद वह समीर के अनुरोध पर सहमत हो जाती, लेकिन यह मामला उसके और उसके भाई के बीच का निजी मामला था और वह नहीं चाहती थी कि किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता चले। चले जाओ, उसने 2 शब्द कहे। उसकी आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। जमीन पर घुटनों के बल बैठे समीर को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना आता महसूस हुआ और वह तुरंत खड़ा हो गया। वह 1 साल से अधिक समय से महारानी निहारिका का अनुसरण कर रहा था और अपनी मालकिन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसका मालिक सचमुच क्रोधित था। विक्रांत सिंघानिया, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही गायब कर दूंगा। उसे अपने दिल में बहुत बुरा लगा। उसने दांत पीसते हुए अपने बगल में खड़े विक्रांत सिंघानिया को घूरा और फिर गुस्से में वहां से चला गया। महारानी निहारिका के विक्रांत सिंघानिया के साथ अकेले रहने के फैसले ने उन्हें बेचैन कर दिया। महारानी निहारिका के विभिन्न दृष्टिकोणों को आपस में जोड़ते हुए उनके मन में एक साहसिक विचार आकार लेने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इसमें शामिल थे? भाग्य के बालक का दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा के 2 अंश लूट लिए गए हैं, जो स्वचालित रूप से 400 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए हैं। एक सगी बहन से जैसी उम्मीद थी, मिलते ही उसने मुझे 600 भाग्य मूल्य दिया। विक्रांत सिंघानिया ने महारानी निहारिका की ओर देखा। वह भी उसकी ओर देख रही थी। उनकी निगाहें मिली, तीव्र और ज्वलंत। काफी देर बाद महारानी निहारिका ने आखिरकार बोलना शुरू किया। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ये दिन आएगा, उसने ताना मारते हुए कहा। तुमने उस समय मेरा दिव्य रक्त चुराया था। आज मैं तुमसे वह पूरा वापस दिलवाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने हल्के से अपना गोरा हाथ उठाया और उनके सामने एक विचित्र आकार का यातना उपकरण प्रकट हो गया। यातना देने वाले यंत्र के ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा था, जो नुकीले कांटों से भरा हुआ था। इसके नीचे एक फनल था और बिल्कुल नीचे एक छोटा सा बर्तन था। इससे मेरा क्या लेना देना है? इसके लिए तो माता पिता को दोष देना चाहिए। वे पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व देते थे। अपने सामने रखे यातना यंत्र को देखते हुए विक्रांत सिंघानिया का चेहरा शांत था, लेकिन मन ही मन वह असहाय होकर बड़बड़ा रहा था। वह भली भांति जानता था कि क्रोधित महिला से तर्क करना व्यर्थ है। इससे केवल विपरीत परिणाम ही निकलेंगे और मामला सुलझने के बजाय और अधिक उलझ जाएगा। उनका शांत स्वभाव देखकर महारानी निहारिका का चेहरा पाले की तरह ठंडा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? उसने बोलने, सच्चाई उजागर करने, उसे जान से मारने और उसका मनोबल तोड़ने की तैयारी में एक कदम बढ़ाया। हालांकि विक्रांत सिंघानिया ने सिर हिलाया और आह भरी। वर्तमान में मुझे महारानी ने त्याग दिया है और मैं आपके सौदे में बलि का बकरा बन गया हूँ। मैं पहले से ही एक मछली की तरह हूँ जिसे आप काटकर अलग कर देंगे। वह थोड़ी हैरान थी और उसने अपने सगे भाई को दोबारा गौर से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ जाओगे। अगर ऐसा है तो तुम क्यों आए? जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर के भीतर दिव्य शक्ति का संचार होने लगा, मानो किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार हो।
हालांकि वह वर्षों से पाताल लोक में रहती थी, लेकिन वह हमेशा विक्रांत सिंघानिया की हर हरकत पर नजर रखती थी। शुरू में इस बड़े भाई के बारे में उनकी राय केवल 4 शब्दों में थी, एक व्यभिचारी युवा स्वामी। लेकिन शादी में दखलंदाजी की घटना के बाद विक्रांत सिंघानिया के बारे में उसकी धारणा फिर से बदल गई। वह योजनाओं में माहिर, धूर्त और हिसाब किताब रखने वाला था। फिर भी कुछ समय पहले ही जब विक्रांत सिंघानिया ने उत्तरी सीमा सेना के 7 लाख कैदियों के साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया, तो उन्हें लगा कि वह विक्रांत सिंघानिया को और भी कम समझ पाई हैं। विक्रांत सिंघानिया के नज़रिए से इस मामले में उन्हें कोई फायदा नहीं था, सिर्फ नुकसान ही नुकसान था, तो वह ऐसा क्यों करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि विक्रांत सिंघानिया का हृदय हमेशा से ही दयालु रहा हो? बहरहाल विक्रांत सिंघानिया हमेशा एक बैकअप प्लान रखना पसंद करते थे और यह प्लान निस्संदेह सही था। ठीक उसी समय जब उसे लगा कि विक्रांत सिंघानिया एक बैकअप प्लान छिपा रहा है, जो अचानक विस्फोट करने और परेशानी पैदा करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि विक्रांत सिंघानिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो बस अपनी सगी बहन से मिलना चाहता था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही ये शब्द महारानी निहारिका के कानों में पड़े, उनका दिमाग सुन्न हो गया। उसके पास अनगिनत अनुमान थे। विक्रांत सिंघानिया पारिवारिक संबंधों का सहारा लेकर दया की भीख मांग सकते हैं। वह नखरे दिखा सकता है, निर्भीकता का ढोंग कर सकता है, इस उम्मीद में कि वह उसे नहीं मारेगी। शायद विक्रांत सिंघानिया का ये कदम ही गायत्री की योजना थी और विक्रांत सिंघानिया ने पहले से ही एक टेलीपोर्टेशन मंत्र तैयार कर रखा था, जिसका उद्देश्य उसे गहन संत अमर लोक में ले जाना था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत सिंघानिया ऐसी कोई बात कहेंगे। हालांकि उनके पास महारानी की प्रतिष्ठित उपाधि थी, लेकिन उन्होंने जिस अकेलेपन और पीड़ा का अनुभव किया, वह आम लोगों के लिए अकल्पनीय था। वह बचपन से ही अपनी मां पर निर्भर थी और उसकी मां के अलावा किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। जब वह अपने कबीले के अन्य बच्चों को बड़े भाइयों और पिताओं के साथ देखती थी, तो वह उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करती थी। जब भी वह इस बारे में पूछती, उसकी मां चुप रहती। धीरे धीरे स्मृति की लंबी धारा में उसके पिता और उसके बड़े भाई दोनों को भुला दिया गया। उसने बहुत पहले ही इन कल्पनाओं को त्याग दिया था और उसके दिन काफी आराम से बीत रहे थे। लेकिन महज 3 साल पहले जब उसकी मां का निधन हुआ था, तब उसने उसे अपने पिता और बड़े भाई के बारे में बताया था। उस रात वह हंसी, वह रोई, उसने प्यार किया, उसने नफरत की, वह असहनीय दर्द में थी। वह ये कैसे नहीं जान सकी कि रक्त का आदान प्रदान विक्रांत सिंघानिया की इच्छा नहीं थी। वह ये कैसे नहीं जान सकती थी कि विक्रांत सिंघानिया भी पीड़ित था। उसे सब पता था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य सही तर्क में निहित नहीं था। जिस बात ने उन्हें वास्तव में क्रोधित किया, वह ये थी कि इतने वर्षों तक विक्रांत सिंघानिया कभी उनसे मिलने नहीं आए। उसके पिता का न आना माफ किया जा सकता था, क्योंकि उसके पिता की हर गतिविधि गायत्री की कड़ी निगरानी में थी। लेकिन उसका बड़ा भाई उसे ढूंढने क्यों नहीं आया? उसने अनगिनत दिन और रातें इंतजार किया था, लेकिन उसे विक्रांत सिंघानिया की आकृति कभी नहीं दिखी थी। अब जाकर विक्रांत सिंघानिया उनके सामने आए और उन्होंने ये शब्द कहे। वह हंसी, उसकी हंसी में अपार पीड़ा झलक रही थी। पाखंडी, ढोंग करना बंद करो। भाग्य के बालक का दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा के 10 अंश लूट लिए गए हैं, जो स्वचालित रूप से 2000 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए हैं। सिस्टम की चेतावनी सुनकर और महारानी निहारिका के शब्दों में बदलाव महसूस करके विक्रांत सिंघानिया का दिल खुशी से झूम उठा। कम से कम महारानी निहारिका अब जानलेवा लड़ाई के लिए चिल्ला नहीं रही थीं। यह एक अच्छी शुरुआत थी। उसने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर उदासी का भाव था और वह महारानी निहारिका की ओर चल पड़ा। एक बार मेरे सामने एक सच्ची भावना प्रकट हुई, लेकिन मैंने उसे संजोकर नहीं रखा। उसे खोने के बाद ही मुझे गहरा अफसोस हुआ। दुनिया में सबसे दर्दनाक बात यही है। अगर स्वर्ग मुझे एक और मौका दे, तो मैं उस लड़की से, जिसे मैंने कभी चोट पहुंचाई थी, 3 शब्द कहूंगा, मुझे माफ कर दो। जब वह बोल रहे थे, तो उनकी आंखों में अफसोस भरे आंसू भर आए और उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, महारानी निहारिका के गाल को छूना चाहते हुए। महारानी निहारिका वहीं खड़ी रहीं।
उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी लंबी पलकें कांप उठीं और वह एक पल के लिए अवाक रह गई। विक्रांत सिंघानिया का हाथ उसके करीब आता देख उसका कोमल शरीर कांप उठा और एक सहमे हुए छोटे जानवर की तरह वह एक कदम पीछे हट गई। मुझे मत छुओ। गर्म आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं, जिससे उसका सुंदर चेहरा भीग गया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वह नहीं चाहती थी कि विक्रांत सिंघानिया उसे रोते हुए देखे। मैं अब तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो इतने सालों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ये सुनकर विक्रांत सिंघानिया स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर सच्चाई का एहसास झलकने लगा। हालांकि यह केवल एक वाक्य था, लेकिन इसमें निहित जानकारी व्यापक थी। तो बस यही बात है, खून निकालने का दर्द तो बस एक दिखावा था। असल में उसे तो इस बात की परवाह थी। पता चला कि सब कुछ गलतफहमी थी। गतिरोध को तोड़ने की एक योजना सामने आ गई थी। उनकी तीक्ष्ण निगाहों को महसूस करते हुए महारानी निहारिका का दिल किसी कारणवश दुख से भर गया। बाहरी लोगों के सामने भले ही हजारों लोग उसकी निंदा करें और उसे ठंडी निगाहों से देखें, उसका दिल जरा भी नहीं डगमगाएगा। वह एक महान और शक्तिशाली महारानी थी। लेकिन विक्रांत सिंघानिया अलग थे। वह तो उनके बड़े भाई थे। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अंदर ही अंदर वह विक्रांत सिंघानिया की परवाह करती थी। हाय! इसी क्षण उसने विक्रांत सिंघानिया को धीमी सी आह भरते हुए सुना। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि विक्रांत सिंघानिया आगे क्या कहेंगे। विक्रांत सिंघानिया के आते ही उसने मन बना लिया था कि वह विक्रांत सिंघानिया को भीषण रक्तपात की सजा देगी और वर्षों से उसकी उपेक्षा करने के लिए उसे दंड देगी। लेकिन विक्रांत सिंघानिया द्वारा प्रदर्शित सच्ची भावना ने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं कर सकी। वह एक वाक्य, मैं बस अपनी सगी छोटी बहन से मिलना चाहता था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह एक, मुझे खेद है। यह एक अभिशाप की तरह था जो उसकी स्मृति में अंकित हो गया था। लंबे समय तक गूंजता रहा, अविस्मरणीय था। क्या ऐसा बड़ा भाई सचमुच एक निर्मम और बेरहम इंसान था? क्या इसका कोई और छिपा हुआ कारण हो सकता है? उसने गहरी सांस ली, विक्रांत सिंघानिया की ओर देखा और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने विक्रांत सिंघानिया को कड़वी मुस्कान देते हुए देखा। छोड़ो, बस मुझे मार डालो। हालांकि उन्होंने यह बात लापरवाही से कही, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी कड़वाहट अभी भी झलक रही थी। महारानी निहारिका ने अपने मोतियों जैसे दांत भींच लिए और उनकी खूबसूरत आंखों में फिर से आंसू भर आए। अभी तुम क्या कहना चाहते थे? तुमने कहा क्यों नहीं? उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी आवाज़ अब ठंडी नहीं रही, बल्कि उसमें थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। मैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, तुम्हारे वश में नहीं आ सकता। बस मेरी छोटी सी लाडली बन जाओ। विक्रांत सिंघानिया ने मन ही मन घमंड से सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने हल्के से उसकी ओर देखा। अगर मैं कुछ कहना नहीं चाहता तो नहीं कहूँगा। तुम? महारानी निहारिका का गर्व से भरा सीना जोर से फूल गया। उनकी पतली सुंदर मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। उन्होंने अपनी खूबसूरत आंखों को झपकाते हुए विक्रांत सिंघानिया को घूर कर देखा। विक्रांत सिंघानिया जितना ज्यादा इस तरह का व्यवहार करता था, उसका दिल उतना ही ज्यादा बेचैन होता था और उसे लगता था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है तुम कुछ छिपा रहे हो। जल्दी बोलो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी फीनिक्स जैसी आंखें बर्फीली हो गईं। उसने अपना कोमल हाथ उठाया, अपने जैद जैसे पैर को हल्के से थपथपाया और उसकी लंबी तलवार तेजी से आगे बढ़ी। तलवार की तीव्र गति के साथ सीधे विक्रांत सिंघानिया की गर्दन पर वार किया। छी! विक्रांत सिंघानिया की गर्दन से खून की एक बूंद निकली और तलवार की नोक से नीचे बहने लगी। लेकिन विक्रांत सिंघानिया ने जरा भी भय नहीं दिखाया। इसके विपरीत उनके होंठों के कोने एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जिसे देखकर लोगों को ऐसा लगा मानो वे वसंत की ताज़ी हवा में नहा रहे हों। इस दृश्य को देखकर महारानी निहारिका का हृदय किसी कारणवश पीड़ा से मरोड़ उठा, मानो उसमें से खून बह रहा हो। विक्रांत सिंघानिया के शरीर को भेदने वाली इस तलवार ने उसके दिल को भी चोट पहुंचाई। शायद भाई बहन ऐसे ही होते हैं।
उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने चेहरे पर दर्द शब्द लिख दिया था। भाग्य के बालक के दाव हृदय को क्षति पहुंचती है, जिससे हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा के 10 अंश लूट लिए जाते हैं, जो स्वतः ही 2000 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या मैं गिरने ही वाली हूँ? विक्रांत सिंघानिया मुस्कुराए और आगे बढ़कर धीरे से उनके गोरे कोमल चेहरे को सहलाया। तुम इतने बड़े हो गए हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मेरी मृत्यु तुम्हें मन की शांति दे सकती है तो मैं मरने को तैयार हूँ। उनकी कोमलता को महसूस करते हुए महारानी निहारिका का हाथ, जिसमें लंबी तलवार थी, थोड़ा कांप उठा। ऐसा बड़ा भाई, क्या यही वह चीज नहीं थी जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी? क्यों, जबकि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? दर्द, एक अभूतपूर्व पीड़ा ने उसके दिल को घेर लिया। उसे नफरत थी। विक्रांत सिंघानिया ने उसे इतना दुखी कर दिया था कि वह चाहती थी कि काश वह एक ही तलवार से विक्रांत सिंघानिया को मार डाले और सब कुछ खत्म कर दे। उसे बहुत पसंद था। उसे अचानक इस समझ से परे नफरत को त्यागने और खुद को विक्रांत सिंघानिया की बाहों में झोंक देने की इच्छा हुई, भले ही यह सब विक्रांत सिंघानिया का दिखावा ही क्यों न हो। उसका दिल उथल पुथल में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो, वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम नादान लड़की। विक्रांत सिंघानिया के ये कहते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसके आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे और वह अनियंत्रित रूप से सिसक रही थी, जिसमें उत्तरी पाताल लोक की महारानी का ठंडा अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। क्लैंग, वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार जमीन पर गिर गई। भाई, कृपया दिखावा करना बंद करो, मुझे बताओ कि छिपा हुआ सच क्या है। उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसका शरीर बुरी तरह डगमगा रहा था, मानो वह कभी भी जमीन पर गिर सकती हो। विक्रांत सिंघानिया ने इस अवसर का लाभ उठाया, आगे बढ़े और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे गले लगा लिया। उनकी उंगलियों से एक कोमल, नाजुक स्पर्श महसूस हुआ, जिसके साथ हल्की सी ऑर्किड की खुशबू भी आई, जो बहुत सुखद थी। उत्तरी पाताल लोक की वह महान और शक्तिशाली, अविनाशी महारानी अब एक कठपुतली की तरह थी, जो उसे अपनी बाहों में थामने की अनुमति दे रही थी। विक्रांत सिंघानिया ने आह भरते हुए कहा, युन, सच अक्सर क्रूर होता है। क्या तुम सचमुच इसे सुनना चाहती हो? महारानी निहारिका की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, इसके पीछे एक और छिपा हुआ कारण था। विक्रांत सिंघानिया के चेहरे पर एक सटीक समय पर किए गए संघर्ष के भाव झलक रहे थे और काफी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम पिताजी से नफरत नहीं करोगे। मेरा वादा है तुमसे, विक्रांत सिंघानिया ने गला साफ करते हुए कहा। दरअसल पिताजी ने मुझे तुम्हारे और माताजी के बारे में कभी नहीं बताया और उन्हें यह भी नहीं पता था कि तुम उत्तरी पाताल लोक की साम्राज्ञी बन गई हो। इन वर्षों में पिताजी और माताजी का कोई संपर्क नहीं रहा। पिताजी को चिंता थी कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो मैं परिणामों की परवाह किए बिना तुम्हें ढूंढने के लिए सहगल परिवार के पास आ जाऊंगी, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। कुछ दिन पहले ही जब पिताजी ने देखा कि मेरे पंख उगाए हैं, तब उन्होंने मुझे पाताल लोक जाकर सहगल परिवार में मां से मिलने के लिए कहा। कुछ छानबीन के बाद मुझे पता चला कि आप ही साम्राज्ञी हैं और फिर आप मेरे दरवाजे पर आईं। उनकी बातें सुनकर महारानी निहारिका चुप हो गईं। पता चला कि इतने सालों तक उसके बड़े भाई को उसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे जो भी लग रहा था वह सब उसकी बेवजह की चिंता थी। ये सब एक गलतफहमी थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इतने सालों तक पिताजी और माताजी का आपस में कोई संपर्क कैसे नहीं रहा? वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी और उससे सवाल करती रही। विक्रांत सिंघानिया मुस्कुराए और आगे बढ़कर धीरे से अपना हाथ उसके लाल होठों पर रख दिया। उसने अनिच्छा से सिसकी भरी। मैंने अभी जो कुछ कहा वह सब सच है। मैं अपने दाव हृदय की कसम खाता हूँ। जैसे ही विक्रांत सिंघानिया ने यह कहा, उसका दिमाग चकरा गया और वर्षों से उसने जो मान्यताएं बनाई थीं, वे पूरी तरह से धराशायी हो गईं। पता चला कि उसका बड़ा भाई हमेशा से उससे बहुत प्यार करता था। इस विचार से उसका दिल बुरी तरह कांप उठा और उसने अपनी पतली,
कोमल भुजाओं को फैलाकर विक्रांत सिंघानिया को कसकर गले लगा लिया। उसका हृदय अत्यंत खेद से भर गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बड़ा भाई स्पष्ट रूप से बहुत ही सज्जन और उससे बहुत प्यार करता था, फिर भी वह सही गलत में भेद किए बिना वास्तव में उसे जान से मारने जा रही थी। ये गलतफहमी थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वह थोड़ी नाराज थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनके पीछे थोड़ी दूर पर एक खंभे के पीछे एक हिजड़ा छिपा हुआ था। ये समीर था।